जैसे भी लाइव हो गए आप लोग पैनावर्स के यूट्यूब के चैनल पे, तो आप कंटिन्यू करें क्लास। जैसे भाई आवाज आ रही है? जी जी, इमरान भी आवाज आ रही ठीक है, आप लाइव है, भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। है। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माई सेल्फ जावेद तैयब। और मैं आज के आपके इस ऑनलाइन सेशन का होस्ट हूँ। मतलब बेसिकली मैं आपको सारी चीज़ें जो कवर कराई जाएंगी, जो अभी तक हमने टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हमने की हुई हैं, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम एवरीवन। तो मिस मूवर, आप यहाँ पे काइंडली इनबॉक्स में अगर किसी की कोई चीज़ क्यूरी है तो आप उन्हें रिप्लाई करते रहिएगा। थैंक यू। जी ठीक। ओके। सो बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमें रिकैप ही करना है जो अभी तक हमारे पास लाहौर में या ओवरऑल सिटीज़ में जो अभी तक पढ़ाया गया है ऑनलाइन सेशन के अंदर। जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है या उनके वो सेशन जो मिस था उसे वो कंटिन्यू कर सकें। तो हम अपने इस सेशन में, अगर आपको ओवरव्यू दिया जाए, तो हम इसमें टाइपस्क्रिप्ट के साथ हम इस टाइपस्क्रिप्ट में स्टार्ट करेंगे और हम इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं करेंगे। तो टाइपस्क्रिप्ट में स्टार्ट करने के रीज़न और जावास्क्रिप्ट में ना करने के रीज़न मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ यहाँ पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, जो कि हमारे पास जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वो चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास कोई भी वेब ब्राउजर है वो सिर्फ वो आपको अंडरस्टैंड करता है, HTML अंडरस्टैंड करता है, CSS अंडरस्टैंड करता है, या आपको आपकी जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा वो कोई और लैंग्वेज जो है, आपका जो वेब ब्राउजर है, बेसिकली ये मेरे पास जो ओपन है ये मेरे पास एक वेब ब्राउजर ही है। गूगल, सिफारी या आपके फायरफॉक्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आपकी वेब ब्राउजर्स में ही आती हैं। तो जो आपके वेब ब्राउजर्स होते हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं जावास्क्रिप्ट को, HTML को, CSS को, जिसकी ऑलमोस्ट आप सबको ईमेल भी की गई और आपको सारी जो है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो जावास्क्रिप्ट इनिशियली जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि यहाँ पे हम किया क्लियर भी करें। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास स्ट्रांगली कपल्ड नहीं थी। लाइक हम जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल की कोई टाइप डिफाइन नहीं कर सकते, कोई कोई चीज़ हम डिफाइन नहीं कर सकते थे उसमें। हम नहीं बता सकते थे कि अगर इस वेरिएबल में ये वैल्यू असाइन की है तो दूसरी नेक्स्ट टाइम भी इसी वैल्यू में यही वैल्यू असाइन होगी। लेकिन ये हमारे पास उसमें तो लूज कपलिंग थी, मतलब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, फंक्शंस को डिक्लेयर करना, या इस तरह की जो चीज़ें थी, वो जो सारी चीज़ें थी वो हमारे पास क्या थी, वो टोटली कपल थी हमारे पास, मतलब कि नॉट कपल थी। तो टाइपस्क्रिप्ट हमारे पास इंट्रोड्यूस करेगी। टाइपस्क्रिप्ट इज स्टैटिकली प्रोग्रामिंग टाइप ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट बिल्ड्स ऑन जावास्क्रिप्ट, गिव यू बेटर टूलिंग एट द स्केल। अब आपके पास जो जावा टाइपस्क्रिप्ट है वो बेसिकली आपके पास क्या है, वो आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का एक सुपरसेट है। सुपरसेट क्या मतलब है कि आपके बिहाइंड द अंडर जो आपके पास है, वो आपके पास क्या चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट ही यूज हो रही है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के फीचर्स के ऊपर हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर लगा देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट आपके पास क्या करता है, टाइपस्क्रिप्ट आपके पास जो भी आपने वेरिएबल क्लियर जो भी मेरी आवाज क्लियर नहीं है? हेलो? क्लियर है। ओके, माइट बी आपके पास नेटवर्क का इशू हो। ओके। तो टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली हमारे पास इस वजह से मतलब भाई, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट हमारे पास रन कंपाइल टाइम पे ही हमारे पास क्या आती है, एरर बता देती है। एक आपके पास इन्वायरमेंट होता है प्रोग्राम को कंपाइल टाइम, और एक होता है आपके पास रन टाइम। रन टाइम क्या होता है कि जब आपने प्रोग्राम को रन किया, जब आप उसे रन कर रहे हैं, तो आपके पास वो क्या है कि वो प्रोग्राम आपने मतलब आपने कोई कोड लिखा है, कोई पीस ऑफ कोड लिखा है कि आपने ये चीज़ चेक करनी है, और ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, टेस्ट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अपने कोड को राइट करते हैं, उसके बाद आप उसे कंपाइल करते हैं, तो आपकी सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपको रन टाइम पे एनवायरनमेंट बताती हैं। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट आपके पास क्या करता है, टाइपस्क्रिप्ट आपको कंपाइल टाइम पे एरर बताता है। लाइक आप अगर अपना कोई कोड राइट कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आप राइट कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप राइट कर रहे हैं, तो अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई
लॉजिकल एरर के अलावा कोई आपके पास कोई सिंटैक्स एरर है या कुछ इस तरह की सारी चीज़ें, वो आपको क्या करता है कि वो आपको प्रोवाइड कर देता है टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल टाइम पे कि यहाँ पे एरर है, अगर आप इसको एरर को नहीं ठीक करेंगे देन आपके पास जो कोड है आपका वो कंपाइल नहीं होगा, आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। तो ये टाइपस्क्रिप्ट आपको हेल्प करता है डेवलपर्स की आसानी के लिए कि आप कंपाइल टाइम पे जो आपके सिंटैक्स एरर होते हैं जो कि आपको रन टाइम पे मिल रहे होते हैं जब आप किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि जब आपने इसे रन किया देन आपको जो एरर मिला देन आपके लिए वो उसे डिबग करना, उसे सोल्व करना आपके लिए मे भी पेनफुल हो सकता है। तो टाइपस्क्रिप्ट आपको यही चीज़ आपको प्रोवाइड करता है कि आप जब आप अपना कोड कर रहे हैं तो देन आपके पास कंपाइल टाइम पे ही आपके पास क्या है, आप कोई सिंटैक्स एरर या कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको वो सारी की सारी मिल जाएं। तो ये आपके पास क्या होता है कि आपको कंपाइल टाइम पे ही आपके लिए वो आपको प्रोवाइड कर देता है एरर्स। तो हम टाइपस्क्रिप्ट की बात कर रहे थे, व्हाई शुड यूज टाइपस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे रीजंस हैं कि हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट क्यों यूज करनी चाहिए। स्टैटिक टाइपिंग टाइपस्क्रिप्ट इज सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट एड्स optional static type to other features such as classes, modules, and TypeScript checks program for errors before the execution. ये लिखा होगा कि TypeScript checks a program for errors before the execution and does so based the kinds of value it is a static type checker, कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज होती हैं जो इस तरह की चीजें होती हैं वो क्या करते हैं आपके पास उसे स्टैटिक टाइप पे ही चेक कर रहा होता है। Once a TypeScript compiler is done with checking your code, it arrays the types to produce the resulting. उसके बाद जब आपके पास टाइपस्क्रिप्ट का जब आपके पास कंपाइलर होता है, जब वो टाइप आपके पास जितनी भी उसकी टाइप्स वगैरह होती हैं कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब वो उसे कंपाइल कर लेता है तो उसके बाद आपका क्या करता है, उसे कोड को एग्जीक्यूट करता है और उसके आपके कोड को जो कंपाइल कोड है उसको क्या कर रहा है आपके पास एज इट इज़ आपको वो कंपाइल एग्जीक्यूशन की तरफ ले चलता है। तो और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के जो मेजर फीचर्स हैं जैसे कि ES6 ES7 ETC जो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट, जब हम डिटेल में जावास्क्रिप्ट को क्लासेस में डिस्कस करेंगे तो आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी आपके पास डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर कि ES6 क्या होता है और ES7 में क्या डिफरेंस है, ES6 में क्या डिफरेंस है, और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं उनमें क्या चीज़ है जो डिफरेंस है। यहाँ पे सबके मैसेजेस यही हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, आप इस मुबरा मेरी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। आवाज आ रही है या तो उनके इंटरनेट ओके, तो उसके बाद हमारे पास है कि इस, इसके पास हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट के जो फीचर्स हैं जो कि हमने यूज़ करने हैं वो हमारे पास है कि वाई शुड यूज़ जावास्क्रिप्ट। तो कोड कंपाइल एंड इंटेलिजेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है आपके पास, और आपके पास आईडी सपोर्ट करती है, और लार्ज कम्युनिटी एंड अडोप्शन है हमारे पास। ओके, तो अब उसके बाद कंटिन्यू करते हैं टाइप्स की पॉपुलैरिटी। ये हमने क्लासेस में भी देखा हुआ कि टाइप्स की जो बिल्कुल फास्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है आपके पास कि ओवर द 6 years जो इंक्रीजिंग फ्रॉम द 12% टू 15 to 34% इन 12। और ये आपके पास क्या है, इसके बहुत ज़्यादा जो है आपके पास जो चीज़ें हैं वो उसकी इंक्रीज हो रही है, और आप टाइप्सक्रिप्ट को जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर आप क्या करें, इंडस्ट्री के अंदर आप यूज़ कर रहे होते हैं। अब मोस्टली अब इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कुछ इस तरह की चीज़ें स्टार्ट करनी है, देन आप क्या करते हैं, वो आपके पास क्या है कि आपके पास जो सारी चीज़ें हैं वो आपके पास क्या करते हैं कि आप इंडस्ट्री में कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या आप उसे यूज़ कर रहे हैं, देन आपके पास जो न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके पास अब आपके पास वो किस में होते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में क्रिएट होते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं हमारे पास
बिल्कुल फास्ट ग्रोइंग होती हैं आपके पास, और आपके पास ये कंपाइल टाइम में इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो आपको रन टाइम कंपाइल टाइम पे ही मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है, सबसे पहले अपना अपना इन्वायरमेंट सेट करना है। इन्वायरमेंट सेट करने के लिए आप सबने क्या करना है कि अपने सिस्टम्स के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक आईडीई इंस्टॉल करना है जिसको हम क्या कहते हैं, वीएस कोड। आपने अपना गूगल पेज ओपन करना है। गूगल पेज के ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली सर्च करना है वीएस कोड। आप जैसे ही वीएस कोड सर्च करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट लिंक ओपन होगा, वीएस कोड स्टूडियो कोड एडिटिंग रीडिफाइंड। आपने इस कोड को क्या करना है, आपने इस कोड को मतलब कि इस लिंक को ओपन करना है। और इस लिंक को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपका जो भी सिस्टम है, लाइक कि अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, या आप लिनक्स यूज़र हैं, कोई भी आपका जो सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली जो साइट है आपका क्या करेगी, वो सिस्टम डिटेक्ट करेगी। और आपके सिस्टम के डिटेक्ट करने के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगी, आपका जो भी आपका वीएस कोड आपके सिस्टम के साथ कंपेटिबल है, विंडोज़ के लिए जो कंपेटिबल है, जो आपके पास मैक के लिए कंपेटिबल है, या जो लिनक्स के साथ जो आपका कंपेटिबल सॉफ्टवेयर है, वो आपके पास क्या होगा, वो सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे आपको लिस्ट उसकी शो हो जाएगी। आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी वीएस कोड होगा वो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, वो इंस्टॉल आप उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्योंकि डाउनलोड कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ डाउनलोडिंग स्पीड में आ रहा है, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है वीएस कोड, और मुझे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही आपने वीएस कोड इंस्टॉल करना है, वीएस कोड इंस्टॉल करने के बाद और उसके क्या कहते हैं कि आप इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने दोबारा जो वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर इंस्टॉल नोड जेएस एंड वीएस कोड। अब आपने नोड अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है, तो आपने क्या करना है, नोड जेएस को आपने गूगल पे सर्च करना है। जैसे ही आप नोड जेएस को गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट लिंक ही जो होगा आपके पास एक ओपन होगा, जिसको आपने उस लिंक पे क्लिक करना है, और आपने क्या करना है, सारी चीज़ें वहाँ आपने डाउनलोड करनी है। अब आपको नोड जेएस के बारे में मैं बता दूं कि नोड जेएस क्या होता है। तो बेसिकली नोड जेएस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स सर्वर। अगर मैं इसे जूम इन करूं, तो Node.js is a cross platform open source server environment that can run on Windows, Linux, Unix, Mac OS and more. Node.js is a backend JavaScript runtime environment. यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है जो यहाँ पे है कि Node.js is a backend JavaScript runtime environment. बेसिकली क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बात की कि आपके पास जो नोड इंस्टॉल होता है, वो आपके पास जो जावास्क्रिप्ट होता है वो आपके वेब पेजेस अंडरस्टैंड करते हैं। आपके सिस्टम को नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट आपके पास क्या चीज़ है। विंडोज 7 पर रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन विंडोज 7 क्योंकि डेप्रिकेट है, तो आप विंडो 10 या लेटेस्ट उसका जो वर्जन है आप उसे वो यूज़ करें। तो Node.js आपके पास क्या एक बैकएंड जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है कि आपके पास एक आपके सिस्टम के अंदर जब आपने जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करना है या आपने रन करना है, तो आपको क्या करता है कि एक बैकएंड आपको वो एक कंपाइल टाइम प्रोवाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, अपना जो है अपना अपने सिस्टम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपना Node.js को इंस्टॉल कर सकते हैं। रन अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को विदाउट वेब ब्राउजर्स आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि Node.js को इंस्टॉल करते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दी जाए, तो आप एक विंडो यूज करते हैं। आप अगर आपका विंडो है, अब अगर आपने कोई वीडियो प्लेयर, अगर आपने कोई वीडियो देखनी है, कुछ इस तरह की चीजें आपने चलानी है, तो आप क्या करते हैं कि आप उसमें क्या करते हैं कि आप वीडियो चलाने के लिए आप क्या करते हैं, वीएलसी को डाउनलोड करते हैं। वीएलसी आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक एनवायरनमेंट होता है जो कि आपकी वीडियोस को प्ले करने के लिए होता है। बगैर विदाउट वीएलसी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो नहीं चला सकते। कि जो एमकेवी है इस तरह की, आपको कोई ना कोई सपोर्टेड वीएल कोई ना कोई आपको प्लेटफॉर्म या कोई ना कोई आपको ज्वाइन करना इंस्टॉल करना पड़ता है सॉफ्टवेयर, जो कि आपकी वीडियोस को या इस तरह की जो चीज़ों को वो क्या करे, ओपन कर सके। तो इसी तरह हमें सिस्टम के अंदर जब हमने जावास्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करना है या रन करना है, तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो क्या करेगा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को अंडरस्टैंड करे और उसके बाद उसे कंपाइल करे और उसकी एग्जीक्यूशन कर सके। तो वो आपके लिए क्या होता है कि Node.js आपके पास वो काम करता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे Node.js पे, और Node.js के करने के बाद आपके पास यहाँ पे लेटेस्ट 2 नोड के जो होंगे आपके पास वर्जन होंगे।
तो आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपके पास LTS है, आपने इस वाले को क्या करना है, डाउनलोड करना है LTS वर्जन। एक करंट है और एक LTS है। तो आपने क्या करना है कि आपने LTS को यूज करना है। LTS आपके पास क्या है कि रिकमेंडेड है, क्योंकि LTS जो स्टेप आपके पास जो वर्जन होता है वो आपके पास स्टेबल होता है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसे इंस्टॉल करेंगे और आपने अपने सिस्टम के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आपने ये डाउनलोड करने के बाद आपने VS कोड भी इंस्टॉल करना है और Node.js भी इंस्टॉल करना है, और उसके बाद आपने वेरीफाई करना है कि आपके सिस्टम के अंदर नोड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। उसको वेरीफाई करने के लिए जो आपके पास वे होता है, वो आपके पास क्या होता है कि आपने अपना टर्मिनल ओपन करना है। विंडो के अंदर आप लिखेंगे CMD, मतलब क्या, सर्च बार के ऊपर आप लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट क्या करता है कि आपके पास वो जो आपके विंडो का टर्मिनल होता है, नोड को इंस्टॉल करने के बाद, नोड बिफोर द नोड, नोड को इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे, और टर्मिनल के ऊपर आपने क्या लिखना है, नोड -v। वो आपको बता देगा कि आपके सिस्टम के अंदर जो नोड इंस्टॉल है वो कौन सी चीज़ है। कि अभी आपके पास जो नोड का वर्जन है वो हमारे पास वर्जन 18.15.0 है, क्योंकि अभी मैंने नोड का जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास क्या है, एक वर्जन 18.15.0। ये वेरीफाई करने के बाद आपके पास जो सेकंड स्टेप है वो आपने क्या करना है, वो आपके पास सेकंड स्टेप ये है कि आपने अपने सिस्टम के अंदर टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है। अब टाइपस्क्रिप्ट को कैसे इंस्टॉल करना है, इसकी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। आपके कोड के अंदर कोई भी जो चीज़ है वो आपके क्या कर रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर जो भी आपने परफॉर्म करना है या जो भी चीज़ आपने यहाँ पे यूज़ करनी है वो आपकी स्लाइड्स के ऊपर मेंशन है। आप स्लाइड्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, और जैसे जैसे उसमें स्टेप लिखे हुए हैं वो आपको क्या करते हैं, बताते जाएंगे कि इस स्टेप करने के बाद, इस स्टेप करने के बाद आपने कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है। तो जैसे ही आपने नोड इंस्टॉल कर लिया तो थर्ड स्टेप आपके पास क्या है कि आप अपने सिस्टम के अंदर आपने क्या करना है, npm इन टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है। तो आपने क्या करना है, npm इंस्टॉल -g और टाइपस्क्रिप्ट। मैं टर्मिनल ओपन करूंगा, मैं टर्मिनल पे ये जो मेरी कमांड है यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी पेस्ट करूंगा, और टर्मिनल को कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस कमांड को रन कर दूंगा। तो यहाँ पे आपके पास एक एरर आएगा। ये एरर सिर्फ मैक यूजर्स या लिनक्स यूजर्स के पास आएगा, विंडो यूजर्स के पास ये जो है आपके पास ये एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो परमिशंस का इशू होता है, परमिशंस का मैक के अंदर इशू होता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको कोई भी पैकेज ग्लोबल इंस्टॉल नहीं करने देता। तो अगर आप विंडो या मैक यूजर हैं, देन आपने npm इंस्टॉल करने से पहले आपने sudo और आपके जो भी सिस्टम का पासवर्ड है आपने वो लगाना है। तो क्या होगा, आपके पास जो टाइपस्क्रिप्ट होगा आपके पास वो सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपने टाइपस्क्रिप्ट की टाइप चेक करनी है, तो वो आपके पास कैसे चेक होगी, आपने यहाँ पे सिंपली TSC स्पेस -v। तो अगर आप TSC स्पेस -v लिखेंगे तो वो आपके पास इंडिकेट करता है कि आपके पास जो है टाइपस्क्रिप्ट की आपको जो आपने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल की हुई है उसका जो वर्जन है वो आपके पास क्या है, 5.1.6। तो ये आपके पास क्या है, टाइपस्क्रिप्ट भी इंस्टॉल होगी। तो तीन स्टेप्स आपने करने हैं। आपने सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने VS कोड को इंस्टॉल करना है। VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने VS कोड की वेबसाइट पे जाना है और वहां से जाके आपने अपना VS कोड इंस्टॉल करना है। सेकंड स्टेप आपके पास क्या है कि आपने Node.js को इंस्टॉल करना है। Node.js को इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपका जो है, मतलब कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग है वो इस तरह की जो चीज़ें वो आपके पास Node.js में आ जाएंगी। और उसके बाद थर्ड स्टेप जो आपके पास है वो आपने क्या करना है कि आपने आपने टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे TSC इनट है, हम TSC इनट को भी अभी यूज़ करेंगे। हम नेक्स्ट फर्दर चलते हैं। तो अब आपने आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट प्रोग्राम अपना राइट करना है जो कि आपके पास है हेलो प्रोग्राम। तो आपने अपने सिस्टम के अंदर, आपके पास कोई भी सिस्टम है, चाहे आप मैक यूज़ कर रहे हैं या लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आपके पास सिस्टम है, तो आपने क्या करना है, कहीं पे भी जाके अपने सिस्टम के अंदर कोई एक फोल्डर क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के अंदर ऑलरेडी मैंने क्या किया हुआ है, एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है बैच 47 के नाम से। आप कहीं पे भी कोई नया क्या कर सकते हैं, कोई नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। उस फोल्डर को आप कुछ भी नाम रख लें, जैसे कि मैं इसका नाम रख रहा हूँ ऑनलाइन सेशन। ऑनलाइन सेशन, आप इस फोल्डर का नाम ऑनलाइन सेशन रख लें या कोई भी आप सेशन रख लें। आप क्या कर सकते हैं कि इसका नाम आपने कोई भी आप फोल्डर का नाम रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे VS कोड के ऊपर आपने ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पे बैच 47 है, उस फोल्डर के अंदर मैंने टाइपस्क्रिप्ट को क्या किया हुआ है, ओपन किया हुआ है। तो मैं आपने क्या करना है, अपने फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि अपने VS कोड को ओपन करना है। VS कोड को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है,
जैसे कि मेरा VS कोड ऑलरेडी ओपन है डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर, तो इसको क्लोज कर रहा हूँ। आई विल शेयर ऑल द लिंक्स आफ्टर द सेशंस। ये जो कोड होगा, इसका जो लाइव सेशन होगी, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह और जितनी भी स्लाइड्स हमने की है, मैं सबका जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फॉर द राइट नाउ मैं आपके साथ जो गूगल का है वो जो है वो आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ, जहाँ से मैं ये स्लाइड्स पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो अब मैंने क्या किया है, ये जो भी मेरे पास कोड था, अब मैंने क्या करना है, आपने जैसे VS कोड को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होगी, जिसके अंदर लिखा होगा कि आपने VS कोड के अंदर आपके पास यहाँ पे न्यू फाइल की ऑप्शन होगी, ओपन की ऑप्शन होगी, और आपके पास क्लोन रिपोजिटरी की ऑप्शन होगी। तो आपने क्या करना है कि आपकी, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या किया हुआ है कि एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और आपने इस फोल्डर को ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद जहां भी आपने अपना फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, आप उस फोल्डर को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बैच 47 का एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ था, तो मैंने बैच 47 को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने क्या किया, इसे ओपन किया। ओके, बैच 47 एंड देन आई सिलेक्ट द टाइपस्क्रिप्ट, और मैंने इसको क्या किया, अपने VS कोड के ऊपर सिलेक्ट ओपन कर लिया। ओके, VS कोड के अंदर मैंने इसे ओपन किया है, तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स नज़र आ रही होंगी ऑलरेडी। बल्कि हम इसे VS कोड के अंदर ओपन नहीं करते, जो हम इसे हम एक नया फोल्डर ही ओपन करते हैं, जो कि हमारे पास था ऑनलाइन सेशन का, ताकि सारा जो कोड है वो हम बिल्कुल स्टार्ट से करें। प्रैक्टिस ऑनलाइन सेशन, और मैंने इसको क्या किया, इस ऑनलाइन सेशन को मैंने क्या किया, ओपन कर लिया अपने VS कोड के अंदर। तो अब मैं जैसे ही अपने VS कोड के अंदर ओपन करूंगा, तो आपके पास यहाँ पे अभी आपके पास फोल्डर क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले जब भी आपने अपना VS को टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपने अपने पास एक कमांड रन करनी है, जो कि आपके पास है TSC init, जो कि कमांड हमने यहाँ पे स्टडी भी की थी, कि जब भी आपने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी है और आपने अपना क्या करना है, एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल स्टार्ट करना है टाइपस्क्रिप्ट के साथ, तो एन आपने हमेशा सबसे पहले आपने क्या करना है, TSC init की कमांड करनी है। तो TSC जब स्पेस स्पेस माइनस इनट की कमांड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके टर्मिनल के ऊपर आपके आपके इस फोल्डर के अंदर आपके पास क्या होगा, एक फाइल क्रिएट होगी जिसको हम कहते हैं package.json। तो आपने अपना टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के लिए आपके पास क्या क्या, आपके पास VS कोड के ऊपर हेडर्स है, हेडर्स के आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा, जो कि आपके पास यहाँ पे एक टर्मिनल नजर आ रहा है, जो कि मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टर्मिनल के अंदर आपके पास क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अगर आपने फर्स्ट टाइम टर्मिनल ओपन किया है, तो माइट भी जो विंडो यूजर्स है उनके पास यहाँ पे पावर शेल लिखा हुआ नजर आएगा। आपने यहाँ पे पावर शेल को नहीं यूज करना, आपने CMD को यूज करना है। तो पावर शेल से CMD में आपने कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपके प्लस और ये ड्रॉप डाउन के साथ आपके पास एक एरो होगा। आपने प्लस और ड्रॉप डाउन के साथ जो एरो है, आपने उस एरो पे क्लिक करना है और आपने क्या करना है, सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल। जैसे आप सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल करेंगे, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी, लाइक कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में है, आपके पास टाइपस्क्रिप्ट है या जावास्क्रिप्ट बंडलर है। तो आपने वहां पे क्या करना है, आपने वहां पे CMD कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करना है विंडो यूजर्स के लिए। उसके बाद जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद भी आपके पास यहाँ पे पावर शेल लिखा नजर आएगा। देन भी आपके पास अगर TSC इनिट करेंगे, तो आपके पास एरर आएगा। तो आपने क्या करना है, इस क्रॉस पे क्लिक करना है। क्रॉस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अपना टर्मिनल दोबारा ओपन करना है। और जैसे आप टर्मिनल दोबारा ओपन करेंगे, तो आप मेक श्योर कि आपका जो टर्मिनल आपने जो दोबारा ओपन किया है,
तो वो आपके पास यहाँ पे पावर शेल की बजाय CMD में होगा। तो ये आपने वहाँ पे मेक श्योर कर लेना है। जैसे आप मेक श्योर कर लें कि आपके पास जो टर्मिनल है वो आपके पास CMD है, देन आपने ये कमांड टाइप करनी है TSC स्पेस माइनस माइनस इनिट। तो TSC स्पेस माइनस माइनस इनिट करेंगे तो आपके पास वो क्या करेगा कि आपके पास एक पैकेट डॉट जेसन, आपके इस फोल्डर के अंदर एक पैकेट डॉट जेसन की एक फाइल, tsconfig डॉट जेसन की क्या करेगा, एक फाइल क्रिएट कर देगा। तो आपके पास वो सारी चीजें जो है आपके पास वो क्या होंगी, यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपके पास एक फाइल क्रिएट की आपने, और फाइल को क्रिएट करने के बाद आपके पास tsconfig है। अभी के लिए tsconfig के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अभी हम इसे कुछ भी नहीं कहेंगे। जब हम टाइपस्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे देन हम इस टाइपस्क्रिप्ट जो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इनको भी यूटिलाइज करेंगे, बाद में चेंज करेंगे। जो जो हमें कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करनी है, जो वैल्यूज हमें चेंज करनी है, इनको जब हम डिस्कस करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक्स के अंदर, देन हम आपको इसके अंदर जो चेंजेस करनी है वो आपने करनी है। इसके अलावा आपने अभी tsconfig के अंदर कोई भी चेंजेस आपने क्या करनी है वो नहीं करनी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे आपने TSC इनिट किया है, तो TSC इनिट करने के बाद आपके पास आपके इस फोल्डर के अंदर क्या हो जाएगी, tsconfig.json की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आपने VS के अंदर, टर्मिनल के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे है आप यहाँ पे होवर करेंगे तो फर्स्ट जो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास एक फाइल को क्रिएट करने के लिए, मतलब आपने कोई फाइल क्रिएट करनी है वो, अगर आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके इसी फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे रिफ्रेश करना है, कुछ इस तरह की चीजें करनी है, तो आप रिफ्रेश के बटन को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ index.ts। मेक श्योर कि जब भी आपने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर काम करना है, आपने हमेशा उस फाइल की जो एक्सटेंशन है वो आपने क्या रखनी है, .ts रखनी है। आपके पास कभी भी जो स्लाइड्स हैं वो आपके पास क्या होंगी, कभी भी स्लाइड्स कह रहा हूँ क्योंकि स्लाइड्स के मैसेजेस आ रहे हैं, तो कभी भी आपके पास जो फाइल की एक्सटेंशन है वो आपके पास क्या होगी, .js की फाइल नहीं होगी। आपने हमेशा इसकी जो एक्सटेंशन है वो आपने क्या करनी है, हमेशा .ts की फाइल .ts की एक्सटेंशन आपने रखनी है। .ts की एक्सटेंशन के बाद आपने खुद से कभी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट नहीं करनी। हम टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर को यूज करेंगे। टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर क्या करेगा कि जो कोड आपने टाइपस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो कोड एज इट इज, सेम एज इट इज आपका किस में कन्वर्ट कर देगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपने कंपाइलर्स के थ्रू करना है। कभी भी आपने ये नहीं करना कि आपने पहले TS फाइल के अंदर कोड लिखा है फिर आप मैनुअली खुद से एक JS की फाइल क्रिएट करें और उसके अंदर जो आपने सारा कोड लिखा हुआ है वो आप क्या करें कि यहाँ पे सारा का सारा कोड जो है वो आप यहाँ पे दोबारा करें। तो वो आपने कभी भी नहीं करना। आपने क्या करना है कि आपने इंडेक्स की फाइल, TS की फाइल के अंदर सारा काम करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको कंपाइलर्स की मदद से आपने क्या करना है, आ, आपने चेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन था कि आपने क्या लिखना है यहाँ पे console.log, तो हम यहाँ पे console.log लिख रहा हूँ, console.log, और आपने यहाँ पे लिखना है हेलो I am from Panaverse। तो console.log क्या है, बेसिकली console.log आपके पास क्या है कि आपके पास जब भी आपने कोई कंसोल के अंदर, कंसोल बेसिकली आपके पास क्या होता है, टर्मिनल, कि जब भी आपने टर्मिनल के ऊपर कोई वैल्यू दिखानी है, जो भी आप यूजर से क्या ले रहे हैं, टर्मिनल से वैल्यू ले रहे हैं या कोई भी वैल्यू आउटपुट या कुछ इस तरह की चीजें जो कि आपने स्क्रीन के ऊपर दिखानी है, तो उसको क्या करते हैं हम console.log के अंदर प्रिंट करते हैं। और console.log के अंदर यहाँ आपके पास एक कर्ली ब्रेसेस होती है, मतलब सिंगल कोड और डबल कोड। सिंगल और डबल कोड के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो आपके पास क्या होती है कि आपके पास एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम फर्दर स्ट्रिंग वैल्यूज को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई भी मैसेज जो आपने प्रिंट करना होता है वो आपने क्या करना होता है, इस सिंगल और डबल कोड्स के अंदर ही आपने उस मैसेज को क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है। तो अब आपने अपना कोड लिख लिया, अब आपने अपने कोड को टेस्ट करना है, रन करना है कि भाई मैंने जो कोड लिखा है वो सही है कि नहीं सही है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने टाइपस्क्रिप्ट के कोड को किस में कन्वर्ट करना है, आपने जावास्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है TSC। आपने सिंपल TSC लिखना है, आपने TSC स्पेस फाइल नेम नहीं लिखना। आपने TSC कोई भी मल्टीपल फाइल्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपने अपने फोल्डर के, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपने उस फाइल का नेम नहीं लिखना। आपने सिंपल क्या करना है, आपने
आपने सिंपल जो चीजें हैं वो आपने सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपने क्या करनी है, आपने TSC आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ TSC करना है। TSC आपके पास क्या करेगा कि आपके पास ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं टाइप स्क्रिप्ट की किस में कन्वर्ट कर देगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स का ये है कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, तो ये चीज़ें हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं और इसके ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो मुझे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सिंक करनी है, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिर्फ जल्दी से लेके चल रहा हूँ बताने के लिए। रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी, आप क्या करते हैं अपनी रिकॉर्डिंग बाद में आप देख सकते हैं पैनावर्स के चैनल पे, आपको ये रिकॉर्डिंग जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और आप क्या कर सकते, आपके साथ लेक्चर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर आपके बाद क्लास के बाद, इस क्लास के बाद आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जस्ट होल्ड ऑन, आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें काइंडली। आपको लिंक भी मिलेंगे, आपको इसकी जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स है वो भी आपको मिल जाएगा, और जो कोड किया होगा इस क्लास के अंदर वो भी आपको मिल जाएगा। देन आपने TSC करना है। TSC करने के बाद आपने क्या करना है कि आप जैसे आप TS करेंगे तो आप अपने फोल्डर के अंदर देखेंगे कि अब आपके पास क्या होगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट होगी। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल क्या क्रिएट हुई है, वो आपको क्या करती है कि जो कोड आपने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है वही कोड एज इट इज आपके पास कहाँ पे है, आपके पास एक इंडेक्स की फाइल के अंदर है जो कि आपने यहाँ पे लिखा हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने TS की फाइल के अंदर console.log लिखा था, तो यहाँ पे मेरे पास console.log आ रहा है। अभी के लिए आप ये यूज स्ट्रिक्ट को क्या करें, इग्नोर करें। ये अब जब हम फ्यूचर में टाइपस्क्रिप्ट के जब हम एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे देन आपको बताएंगे कि यूज स्ट्रिक्ट क्या होता है और ये किस वजह से यूज करते हैं। अभी के लिए आपने इसे रिमूव भी नहीं करना और एज इट इज आपने इसे वैसे ही रहने देना है। ये जो आपके पास एरर आ रहा है, मैंने अभी आपको कहा है कि आपका जो टर्मिनल है वो आपके पास पावर शेल में नहीं, पावर शेल में है। आप इसको पावर शेल से CMD में कन्वर्ट करें। तो उसके बाद आपने क्या करनी है कि आपने अपनी फाइल को रन करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नोड। जब भी आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करना है उसके लिए आपने राइट करना है नोड, और उसके बाद आपके पास होगी index.js, जो भी आपके पास है फाइल लाइक इन नोड, और उसके बाद आपके पास होता है फाइल नेम। फाइल नेम आपका कुछ भी हो सकता है, index.js, जो कि आपने वहाँ पे कंसोल के अंदर जो भी अपनी फाइल आपने रन करनी है उसके अंदर सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या है वो आपके पास टर्मिनल में शो हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे नोड, और उसके बाद मैंने क्या किया index.js। तो वो क्या कर रहा है कि आपके पास उसने, मैं जो भी यहाँ पे मैंने कंसोल के ऊपर लिखा हुआ है हेलो फ्रॉम पेनावर्स, उसने क्या किया मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे आउटपुट पे शो कर दिया। तो इस तरह आपके पास जो console.log होता है वो आपके पास क्या करता है कि ये सारी की सारी चीजें आपके टर्मिनल के ऊपर शो करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, console.log के बाद हमारे पास हमने फर्स्ट ये सारे के सारे स्टेप्स आपके पास यहाँ पे मेंशन है स्लाइड नंबर 17 के अंदर कि आपने आपने console.log हेलो वर्ल्ड करना है। उसके बाद आपने TSC की कमांड को रन करना है। TSC की कमांड रन करने के बाद आपके पास आपने नोड index.js की फाइल को रन करना है। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं ऑलरेडी आपके पास मेंशन्स है। राइटिंग कोड का मतलब होता है कि आपने अपने कोड को फॉर्मेट करना है। इस आपने इसे क्या करना है कि अपने कोड को फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी VS के अंदर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जिसको हम कहते हैं प्रीटियर। यहाँ पे आपके साइड बार के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस नजर आ रही होंगी। तो लास्ट वन आपके पास होगी जो कि बॉक्स बना हुआ है और उसके ऊपर एक बॉक्स एक साइड पे थोड़ा सा है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, एक्सटेंशंस का टैब होता है कि आपने अपने सिस्टम्स के अंदर कौन कौन सी एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे आपने प्रीटियर को सर्च करना है। तो ये मेरे पास एक प्रीटियर की कमांड है, ये आपके पास एक एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन को आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। यहाँ पे लिखा होगा प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। यहाँ पे मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पे डिसेबल और अनइंस्टॉल का आ रहा है। आप फर्स्ट टाइम अगर इंस्टॉल कर रहे हैं देन आपके पास इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी। इंस्टॉल की ऑप्शन आने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक्टिव करना है और आपने इसे यूज करना है। इसके भी लिंक आपके साथ शेयर किए गए हुए हैं कि आपने कैसे प्रीटियर को कॉन्फ़िगर करना है और इसकी जो सारी चीजें, तो वो भी आपको बता देंगे साथ साथ। उसके बाद आपके पास फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटल्स के अंदर आपके पास वेरिएबल्स हैं, तो हम वेरिएबल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स बेसिकली आपके पास क्या होते हैं कि जैसे कि आपके पास, आप सबको पता है कि मैथ के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स आपके पास क्या होते हैं कि मैथ के अंदर आप सबको पता है कि वेरिएबल्स क्या करते हैं, एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसी वैल्यू जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि वैल्यू को स्टोर करते हैं। कहीं ना कहीं आप उस वैल्यू को स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद आप क्या करते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं। तो ये चीज आपके पास क्या होती है, वेरिएबल कहलाती है।
तो यहाँ पे वेरिएबल मीन्स एनीथिंग दैट कैन वेरी। टाइपस्क्रिप्ट वेरिएबल सिंपली नेम अ स्टोरेज लोकेशन। अ वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम। कि जब भी आपने कोई टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोई भी टाइपस्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल का कंसेप्ट है वो सेम है। आप सी में काम कर रहे हैं, आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, आप टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, जो जो वेरिएबल का जो कंसेप्ट है वो सबके लिए सेम है। कि वेरिएबल एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उस वैल्यू को कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस ये आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स के आपके पास यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट टाइम यू क्रिएट अ वेरिएबल यू डिक्लेयर इट। अब आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, जैसे कि अभी अब मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल नेम लिखता हूँ कि फर्स्ट नेम, मेरे पास यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि मेरे पास जो वीएस कोड है या मेरे पास जो आईडी है उसे ये नहीं मिलेगा कि फर्स्ट नेम क्या चीज है। तो जब भी आपने अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करना है कि वेरिएबल को यूज करना है, देन आपने क्या करना है, उसको डिक्लेयर करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, the first time you create a variable you declare it and you need to special word like let var and constant। आपके पास जो वेरिएबल स्टार्ट होगा वो आपके पास let के साथ स्टार्ट होगा, वो आपके पास constant के साथ स्टार्ट होगा, वो आपके साथ var var के साथ स्टार्ट होगा। लेकिन अब भी हम अपने कोड के अंदर क्या करेंगे, हम सिर्फ लेट और कांस्टेंट को ही लेके चलेंगे। वो और आपके पास एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का एक ओल्डर वे था जो कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते थे। लेकिन अब हम उसे यूज नहीं करते थे। जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, आपने क्या करना है, लेट और कांस्टेंट के साथ डिक्लेयर करना है। अब लेट और कांस्टेंट क्या चीज है? लेट बेसिकली आपके पास एक रिजर्व कीवर्ड है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कोई ना कोई एक रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि आप अगर मैथ की बात करें तो पाई एक आपके पास एक रिजर्व कीवर्ड है, हम उसे पाई ही कहते हैं। जैसे कि साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू हमेशा आपके पास रिजर्व होती है, एक रिजर्व कीवर्ड है, आप साइन थीटा पाई को यूज करते हैं। इस तरह जो सारी चीजें हैं वो आपके पास क्या होती है, वैल्यूज फिक्स होती हैं। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने हमेशा आपने लेट और कांस्टेंट को यूज करना है। अब लेट और कांस्टेंट के साथ जो चीज है वो आपके पास क्या चीज होती है कि अब आपने अगर कोई ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या होगी, बार बार चेंज होगी थ्रू आउट द प्रोग्राम, आपने उसकी वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है। तो आप उसके लिए उस वेरिएबल को आप किससे डिक्लेयर करते हैं, लेट के साथ। और ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम आपके पास चेंज नहीं होती, उसको आप किससे डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट के साथ। तो ये आपके पास वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के दो वेज हैं कि आप लेट को यूज कर सकते हैं या कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल नेम्स कि जैसे कि वेरिएबल नेम, अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स के हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिसको हम यूज करते हैं कि वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसिस। आपके पास वेरिएबल नेम के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आ सकती। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जैसे कि लेट फर्स्ट नेम, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब वो आपके पास यहाँ कह रहा है कि आपके पास वेरिएबल नेम के अंदर स्पेसिस नहीं हो सकती। लाइक मैंने वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया और अगर मैं इसमें स्पेसिस ऐड करूंगा तो मेरे पास एरर आएगा क्योंकि आपके वेरिएबल नेम के अंदर कभी भी स्पेस नहीं हो सकती। तो ये आपके पास क्या एक जनरल रूल है कि आपके पास वेरिएबल नेम के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आ सकती। तो वेरिएबल तो आपके पास एक कंबाइन आएगा। दूसरा रूल आपके पास क्या है कि वेरिएबल कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड डॉलर साइंस। कि आपके वेरिएबल नेम के अंदर आपके पास जो चीजें आ सकती है वो क्या आ सकती हैं, नंबर आ सकता है, डॉलर साइन आ सकता है, या अंडरस्कोर आ सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई वेरिएबल के साथ कोई चीज यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा कि आपके वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइंस, अंडरस्कोर। इसके अलावा अगर आप वेरिएबल नेम के साथ कोई भी चीज अटैच करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप, अल्फा रेट लगाएंगे, कोई भी आप वैल्यू यूज करेंगे वेरिएबल के साथ, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए, तो आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। तो ये आपके पास वेरिएबल के रूल्स हैं। द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर और डॉलर साइन। यहाँ पे मेंशन है कि आप नंबर्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ये बता रहा है कि आपके पास जो फर्स्ट करेक्टर है वो क्या होना चाहिए, आपके पास लेटर होना चाहिए, वो कभी भी नंबर नहीं हो सकता है। लाइक आप किसी भी वेरिएबल को नंबर्स के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। आपके पास क्या है कि ये नंबर्स हैं और आपने क्या करना है, इनको आप
वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने, और आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले आप कभी भी नंबर्स राइट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने वेरिएबल को अल्फाबेटिकली मतलब ABC किसी भी वैल्यू से स्टार्ट किया, उसके बाद आप नंबर ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल का जो नेम है कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जो नंबर से स्टार्ट होने की वैल्यूज हैं वो उसने आपको बता दी हैं उसने कि वो क्या क्या हो सकती हैं, कि आपका लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, आपका वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, या आपके पास जो है वो आपके पास डॉलर साइन से क्या होना चाहिए, वो स्टार्ट होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास सब सीक्वेंट कैरेक्टर्स मस्ट बी लेटर अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर्स आर नॉट अलॉटेड एज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल, इस चीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी आपका जो वेरिएबल स्टार्ट है वो आपका नंबर से नहीं होगा, और आपके फर्स्ट कैरेक्टर के अंदर आपका मल्टीपल मतलब आप करेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, आप नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, और आप अंडरस्कोर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी वेरिएबल्स के अंदर आती हैं। इसके अलावा टाइप इनोटेशंस है। टाइप इनोटेशंस बेसिकली एक टाइप स्क्रिप्ट का, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं, अब टाइप स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हमारे पास क्या होती है, टाइप इनोटेशंस होती हैं। टाइप इनोटेशन का क्या मतलब होता है कि जब भी आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कोई भी वेरिएबल आपने कोई डिक्लेयर किया है, अब आपने उसकी क्या करनी है, टाइप बतानी है। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे ही आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके बाद आपने उसकी टाइप बतानी है कि इस वेरिएबल की टाइप कौन सी है। अभी हम टाइप नोटेशन का बेनिफिट भी देखेंगे, जैसे कि मैं इसकी टाइप नोटेशन बता रहा हूँ कि इसकी जो टाइप है वो मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अब आपने किसी भी वेरिएबल को आपने टाइप बताने के लिए आप क्या करते हैं, कोलन, ये आपके पास कोलन का साइन है, शिफ्ट और आपके पास एक कोलन का साइन होगा आपके कीबोर्ड के ऊपर। कोलन के बाद आपने क्या बतानी होती है, टाइप बतानी होती है। हमारे पास जो टाइप्स होती हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस, अभी हम टाइप्स को डिस्कस भी करेंगे फ्यूचर में, कि जो हमारे पास टाइप्स हैं वो आपके पास कौन कौन सी हैं। स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन टाइप है, और आपके पास अनडिफाइंड, अनडिफाइन है, और आपके पास एक नल है टाइप। ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, ये अभी हम फ्यूचर देखेंगे आपके पास कौन कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैंने टाइप इन नोटेशन, ये जो इंडेक्स, ये जो आपके पास मैंने यहाँ पे जिसे सिलेक्ट किया हुआ है कोलन को, वो कोलन क्या करता है कि आपको इंडिकेट करता है कि ये चीज आपके पास क्या है, टाइप इनोटेशन है। टाइप इनोटेशन आपको बात बताती है कि जो वेरिएबल है, अब इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो कौन सी स्टोर होगी, वो आपके पास एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एक क्या होगी, वो एक स्टोर होगी। अब मैं अगर इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहा हूँ तो मैं एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही स्टोर करवा सकता हूँ। अब आप सबको जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि कोई भी वैल्यू आपके पास डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में आपके पास कोई वैल्यू आती है, वो आपके पास क्या होती है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आपके पास होती है। और अगर आप इसके अलावा सिंगल और डबल कोट के अलावा अगर अगर आप सिंगल और डबल कोट के अलावा अगर आपकी वैल्यू को यूज करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो स्ट्रिंग वैल्यू नहीं होती। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखूंगा जहां से, तो मेरे पास क्या है, ये एक मेरे पास एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू बन गई। अब अगर मैं इस स्ट्रिंग टाइप वैल्यू के ऊपर मैं कोई नई वैल्यू असाइन करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट नेम है, तो मैं यहाँ पे अगर इसे कोई एरर वैल्यू नंबर टाइप के असाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि वो मुझे अलाउ ही नहीं करेगा कि आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर कभी भी आप नंबर टाइप की जो वैल्यूज है वो कभी भी आप क्या कर सकते हैं, असाइन नहीं कर सकते। तो ये आपके पास क्या होता है, एक एरर होता है। तो यही यहाँ पे ही आपके पास क्या होता है, टाइप इनोटेशन जो होती हैं आपके पास, जो टाइप स्क्रिप्ट है वो आपके पास क्या करती है, एक्शन में आती है कि भाई आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी आपने मुझे टाइप बताई है, वो एक स्ट्रिंग टाइप की है। लेकिन जब आप दोबारा उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो आप एक नंबर टाइप की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज पॉसिबल थी, हम कर सकते थे, लेकिन उसके में भी आपके पास बाद में जाके आपके पास क्या होता है, एरर आता है। लेकिन आपके पास टाइप स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, आपको रन टाइम के ऊपर ही आपको क्या कर रहा है, वो आपको एरर बता रहा है कि नहीं, ये जो आपने काम किया हुआ है ये आपके पास क्या है, ये गलत है, या यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो टाइप नोटेशंस है वो काम करती हैं कि आप किसी भी वेरिएबल के ऊपर टाइप नोटेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कमेंट्स हैं। कमेंट्स बेसिकली यही होते हैं कि आपने किसी, जैसे कि यहाँ पे मैंने कमेंट किया हुआ है प्रोग्राम के अंदर, आप कोई भी प्रोग्राम का जो भी आपकी हेल्पिंग फुल है, आपने कमेंट करना है या कुछ इस तरह की जो चीज़ें करनी है। और आप
आपके पास जो भी आपने कमेंट किया है या जिस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने क्या किया यहाँ पे उसे यूज़ किया हुआ है। तो ये आपके पास क्या है, स्ट्रिंग टाइप की आपके पास आपके पास ये कमेंट्स होते हैं। तो कमेंट्स को ऐड करने का ये आपके पास वे है। उसके बाद स्टेटमेंट्स और लेट और कॉन्स्ट और वॉर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो लेट और कॉन्स्ट और वॉर को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। वो यही हमारे पास होते हैं कि आपके पास कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप लेट और कांस्टेंट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस बताया गया कि लेट और कॉन आर बोथ आर यूज डिक्लेयर इन टाइपस्क्रिप्ट, but difference between them in the var is a function scope and let is block scope। फंक्शन स्कोप का मतलब होता है कि आपके पास वो जो आपने वेरिएबल को var के साथ डिस्कस डिक्लेयर किया है वो आपके पूरी किसी भी फाइल में आप उसे यूज करोगे तो वो आपके पास क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। लेकिन ब्लॉक स्कोप का क्या होता है कि जहाँ पे आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसका जो स्कोप है वो सिर्फ उसी फाइल के अंदर ही है, उस फाइल के अलावा उसका जो स्कोप है वो कहीं के अंदर नहीं है। तो ये आपके पास जो है ये आपके पास क्या है, एक लेट और वार और कांस्टेंट बेसिक सा डिफरेंस है। अब परमिटिव डाटा टाइप्स हैं। परमिटिव डाटा टाइप्स आपके पास जो कि अभी हमने डिस्कस की कि आपके पास 5 तरह की परमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं आपके पास। लाइक आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपके पास नंबर है, आपके पास बुलियन है, आपके पास अनडिफाइन है और आपके पास एक नल है। अब हम वन 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 इनको डिस्कस करते हैं। पर सबसे पहले एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज यूज टू स्टोर अ टेक्स्ट वैल्यू। कि आपके पास कोई भी अगर आपने कोई वेरिएबल पे डिक्लेयर किया है, आपने कोई भी वैल्यू स्टोर की है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या है, आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू जिसके अंदर आपके पास कोई टेक्स्ट वैल्यू जो कि आपने यूजर को दिखानी है, जो इस तरह की जो चीजें आपने दिखानी है, वो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास सारी चीजें हैं और आपने क्या करना है कि आपने उन्हें शो करना है। एक अल्फाबेटिकली वैल्यूज को आपने क्या करना है, स्टोर करना है। तो आप क्या करेंगे, उसको एक स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर स्टोर करेंगे। अब आपके पास एक नंबर टाइप है। नंबर टाइप बेसिकली आप क्या करते हैं, न्यूमेरिक टाइप आपके पास क्या करती है कि वो चीज जो आपने किसी नंबर को स्टोर करना है, लाइक कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो कि आपके पास स्ट्रिंग के अलावा है, कोई भी मैथ की वैल्यू हो सकती है, कुछ भी इस तरह की आप पॉइंट्स वाली वैल्यू भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। आप मतलब 2.5 2.6 या 2.7 ये आपके पास क्या है, ये सारी की सारी आपके पास क्या है, नंबर टाइप्स हैं। तो इन इस तरह की जो वैल्यूज आपने स्टोर करनी होती है वो आपने नंबर टाइप्स के अंदर करनी होती है। बुलियन आपके पास क्या होता है, बुलियन बेसिकली आपके पास वही चीज होता है कि आपके पास एक ट्रू या फॉल्स, आपने किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू आपने क्या लिखी हुई है कि आपने स्टोर करनी है, वो वैल्यू क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती है या आपके पास क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। तो इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं, आयशा खालद काइंडली टर्न ऑफ योर कैमरा। Aisha Khalid, if you listen me, then please kindly turn off your camera. ओके, तो उसके बाद आपके पास क्या है, सारी चीजें हैं कि उसके बाद आपके पास जो टाइप है वो आपके पास क्या होती है, अनडिफाइन होती है। अनडिफाइंड आपके पास क्या टाइप होती है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेकिन आपने उसको क्या किया है, कोई वैल्यू असाइन नहीं की। तो वो आपके पास क्या होती है कि वो आपके पास क्या होती है, एक अनडिफाइंड वैल्यू होती है जो कि आपके पास होती है। और नल आपके पास क्या होती है, एक स्पेशल वैल्यू होती है जिसको आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं कहीं भी किसी वैल्यू के अंदर आपने उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। वो आपके पास क्या होती है, एक स्पेशल वैल्यू आपके पास होती है। आपके पास इस मोहम्मद हसान, आपने अपने कोड को देखें, आपके पास वेरिएबल अंदर एरर्स है। ओके, तो अब हम इन जो डाटा टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं इसको अब कोड करें। तो ये मेरे पास जो फर्स्ट डाटा टाइप है वो मेरे पास क्या, एक स्ट्रिंग टाइप की है कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर की हुई है, वो मेरे पास एक स्ट्रिंग है। उसके बाद मेरे पास जो डाटा टाइप है वो नंबर। नंबर को हम कैसे स्टोर करते हैं, लेट या मैं क्या देता हूँ, नम इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो मेरे पास एक नंबर टाइप वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। अब मैंने इस वेरिएबल को बताना है कि मेरे पास जो टाइप है वो एक नंबर है। अब मैंने कोई बुलियन वैल्यू स्टोर करनी है। तो बुलियन वैल्यू मेरे पास क्या है कि लेट मैं कोई भी कह देता हूँ कि कंडीशन, मेरे पास एक वेरिएबल है लेट मैरिड इज मैरिड। अब मैंने इसकी टाइप इनविटेशंस को यूज कर रहा हूँ। तो टाइप इनविटेशंस को मैं यूज करते हुए इसे क्या बताऊंगा, इसकी जो टाइप है वो बताऊंगा कि इज मैरिड, और इसके बाद मैं इसकी टाइप बताऊंगा वो मेरे पास क्या है, बुलियन। तो बुलियन के बाद उसको मैं कोई भी वैल्यू साइन कर सकता हूँ, ट्रू या फॉल्स।
तो ये आपके पास एक बुलियन टाइप है, ये आपके पास एक स्ट्रिंग टाइप है, ये नंबर टाइप है, ये आपके पास बुलियन टाइप है, और इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आपके पास अनडिफाइंड, और यहाँ पे बेसिकली हम नल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि नल नल आपके पास एक स्पेशल टाइप होती है, जो जैसे कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया स्पेशल SPA। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं इसका नाम लेट ABC रख देता हूँ, और इसकी टाइप मैं क्या कह देता हूँ कि नल है, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नल वैल्यू ही असाइन कर रहा हूँ। तो ये आपके पास क्या है, नल एक स्पेशल टाइप की आपके पास क्या है, वैल्यू है। तो उसके बाद आपके पास क्या है कि अनडिफाइन। अनडिफाइन बेसिकली क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट हर वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर अनडिफाइन होती है, अनलेस अनलेस जब तक आप उसे किसी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लास्ट ने। अब मैंने इसे क्या किया, सिर्फ डिक्लेयर किया है, लेकिन मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज नहीं किया, इनिशियलाइज का क्या मतलब होता है कि इक्वल के बाद इसे कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना, वो क्या होता है, इनिशियलाइजेशन फेज होता है। लेकिन मैंने इसे इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास जो बाय डिफॉल्ट इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपके पास क्या होगी, अनडिफाइन होगी। मैं जैसे कि यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और ये मेरे पास क्या है, लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम को अगर कंसोल करूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट में जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, कि जो कि मेरे पास यहाँ पे है, जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि चैट चैट मुझे ऑफ ही करनी पड़ेगी। ओके। तो ये आपके पास क्या है कि सारी की सारी, अब आप मैंने यहाँ पे अनडिफाइन लिखा हुआ है, तो अनडिफाइन करने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको ऑन करना है कि मैंने पास, आपने क्या करना है यहाँ पे कंसोल के अंदर वैल्यूज को चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी आपने टाइप्सक्रिप्ट के फोल्डर को यूज करना है, देन आपने क्या करना है कि आपने आप इसे टाइप असाइन कर सकते हैं अनडिफाइन, इसके कोई मसला नहीं है। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप टाइप असाइन नहीं करेंगे तो एक हमारे पास होती है इम्प्लिसिट और होती है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है कि जो आप वैल्यू से असाइन करते हैं उसकी बेस में क्या करता है, उसकी टाइप को जज कर लेता है। एक्सप्लिसिट क्या होता है कि आप एक्सप्लिसिटली किसी वेरिएबल की आप बता रहे हैं कि इस वेरिएबल की जो इस आप क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आपने यहाँ पे जो किया हुआ है, आ, और एक्स, लेट मी, ओके। तो ये आपके पास क्या है कि आपने कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और डिक्लेयर करने के बाद आपने क्या किया हुआ है, उसको कंपाइल किया हुआ है, और आपने इसे कंसोल पे किया हुआ है। तो जब भी आपने टाइपस्क्रिप्ट का काम करना है, आपने हमेशा TSC करना है। जब भी आप कोई फाइल के अंदर, अपनी इंडेक्स की फाइल के अंदर आपने चेंज किया है, आपने हमेशा TSC करना है। अदरवाइज अगर आप TSC नहीं करेंगे तो आपके पास क्या होगा, फिर वो आपके पास सारे के सारे जो होगा आपके पास, आपका लेटेस्ट जो कोड होगा वो आपके पास यहाँ पे नहीं आएगा। मिस मोर्रा, काइंडली जो यहाँ पे अगर की वायलेशन कर रहा है किसी भी चीज़ की, आप उन्हें काइंडली इस सेशन में से बाहर निकाल दें, और पाकिस्तानी होने का सबूत ना दें काइंडली। आपको कोई लग रहा है कि सेशन में कोई भी ओके, चैट इज, चैट इज ऑफ नाउ, नो वन कैन चैट। ओके। तो आपके पास क्या है कि, लेट मी, ओके,
तो जब भी आपने अपने कोड को कंपाइल करना है तो आपने क्या करना है, उसको टीएससी करना है। टीएससी करने के बाद आपने क्या करना है, उसको यूटिलाइज करना है और अपने कोड के अंदर क्या करना है, आपने से कंपाइल करते जाना है। तो ये चीजें आपके पास क्या आएंगी, आपके पास लेटेस्ट कोड आएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा मैंने अपने प्रोजेक्ट टी नोड की फाइल को रन करना है, तो मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूँगा। तो ये देखें कि यहाँ पे मैंने एक टर्मिनल को यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है अनडिफाइंड, और मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया है, क्योंकि मैंने इस वेरिएबल को डिफाइन किया है लेकिन मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर इनिशियलाइज नहीं की हुई थी। ये चीज़ आपके पास क्या होती है, ये चीज़ आपके पास क्या होती है, आपके पास कोई भी वेरिएबल है और उसकी वो क्या करता है, उसकी वैल्यू को अनडिफाइन कर देता है। तो ये आपके पास कंसोल में जो वैल्यूज आती हैं वो क्या करते हैं, अनडिफाइन होते हैं। तो ये आपके पास ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके पास क्या है, अनडिफाइन आपके पास है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है और उसके बाद आपने इसे यूज़ किया, तो आपके उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो अनडिफाइन है। तो ये आपके पास अनडिफाइन का कंसेप्ट है। उसके बाद टेम्पलेट लिटरल्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक लेटेस्ट और एक लेटेस्ट वे हमारे पास है। तो हमारे पास क्या होता है कि जब भी आपने किसी स्ट्रिंग वैल्यू, डायनेमिक स्ट्रिंग वैल्यू, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग को वैल्यू को प्रिंट किया हुआ है जो कि मेरे पास यहाँ पे है, लाइक के ये मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है, मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ये मेरे पास एक स्टैटिक है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यूज क्या हो रही है, मेरी चेंज नहीं हो रही। लेकिन मैंने कोई एक डायनेमिक स्ट्रिंग कोई प्रिंट करनी है, जैसे कि मेरे पास टेम्पलेट स्ट्रिंग है, टेम्पलेट स्ट्रिंग है मेरे पास, तो मैंने कोई भी इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, जैसे कि मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ हेलो। और यहाँ पे आपके पास आपने यहाँ पे कंसोल के साथ कोई ना कोई वैल्यू आपने क्या करनी है, यहाँ पे प्रिंट करनी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग से जो हमारे पास जो फर्स्ट वे था वो हमारे पास क्या था, कंकैटिनेशन का था। कंकैटिनेशन क्या करता है कि आपने अपने किसी भी कंसोल के साथ कोई वैल्यू आपने प्रिंट करनी है, तो आपने क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है और कोई आप जिस वेरिएबल की आपने क्या करनी है वैल्यू को प्रिंट करना है आप वो लिख देते हैं। तो वो क्या करता है, कंसोल के अंदर वो स्ट्रिंग और आपके पास जो एक डायनेमिक स्ट्रिंग है कंकैटिनेशन, जो भी वेरिएबल है उसकी क्या करेगा, वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ये आपके पास एक वे था अपनी स्ट्रिंग को, मतलब कि अपनी स्ट्रिंग के साथ किसी भी यूजर से जो आपने इनपुट लिया है या कुछ इस तरह की जो चीजें की हैं उनको यूजर कंसोल में देखने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कंसोल में करूँ भी TSC और इसके बाद मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हेलो जहाजेब। तो ये क्या कर रहा है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ वो क्या कर रहा है, कंकैटिनेट कर रहा है। किस चीज को कंकैटिनेट कर रहा है, वो आपकी एक फर्स्ट नेम के वेरिएबल्स को क्या कर रहा है, वो कंकैटिनेट कर रहा है। तो ये चीज आपके पास इंडिकेट करती है कि आपने एक स्ट्रिंग के साथ क्या हुआ है, किसी वैल्यू को अपेंड किया। तो इसे हम कहते होते हैं कंकैटिनेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास वी व्हाट वी आर डीलिंग विद द स्ट्रिंग बिफोर, किन वेरिएबल डिक्लेयर किया और आपने किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर किया है, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ हेलो के नाम से, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि ये वैल्यू जो मैंने क्या की हुई यहाँ पे स्टोर की हुई है इसको यहाँ पे स्टोर करवा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जो कंकैटिनेशन मेथड होता है वो क्या करता है कि आपकी इस स्ट्रिंग और इस वैल्यू को क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा। कंबाइन करने के बाद क्या करेगा, एक नई वैल्यू, एक नई स्ट्रिंग वैल्यू बना देगा। जब भी आप स्ट्रिंग वैल्यू के साथ क्या करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं, तो प्लस का साइन इंडिकेट करता है कि आपने एक नई वैल्यू बनानी है और नई वैल्यू बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसको आपने क्या करना है कि आपने एक नई वैल्यू रिटर्न करनी है। तो वो क्या करता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। तो ये आपके पास क्या करता है, कंकैटिनेशन मेथड। ये भी एक आपके पास भी होता है कि आप दो स्ट्रिंग वैल्यूज को ज्वाइन करके कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, एक नई स्ट्रिंग वैल्यू बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैं अगर कंसोल डॉट लॉग हेलो करूंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, सिर्फ ये हेलो जहाजेब जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट किया भी था, जैसे कि TSC। और ये देखिए मेरे पास दोबारा जो प्रिंट हो रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, हेलो जहाजेब प्रिंट हो रहा है। तो ये आपके पास क्या होता है, कंकैटिनेशन मेथड आपके पास एक नई स्ट्रिंग भी रिटर्न करता है। लेकिन जो अब हम यूज करते हैं वो आपके पास टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स बेसिकली क्या है कि एज वी मेंशन बिफोर, इट इज अ वे टू डील विद स्ट्रिंग्स एंड स्पेशली डायनेमिक स्ट्रिंग्स। कि आपने टेम्पलेट लिटरल्स कब यूज करने हैं, जब आप स्ट्रिंग के साथ डील करें और स्ट्रिंग को डील करते हुए आपने क्या करना है, डायनेमिक स्ट्रिंग के साथ। मतलब कि डायनेमिक स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है
हेलो आई एम फ्रॉम पेनावर्स, तो आप सब लोग पेनावर्स में से, ठीक है। अब आपने कोई एक आप एक ऐसा एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसपे आपने दिखाना है कि आपने हर यूजर का एक नेम दिखाना है, कि जैसे कि मेरा नेम फर्स्ट नेम जहांजेब है, आपका नेम फर्स्ट नेम डिफरेंट हो सकता है, हर पर्सन का फर्स्ट नेम क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो अब आपने क्या करना है कि वो चीज दिखानी है स्ट्रिंग के साथ, कि भाई मेरा ये जो पोर्शन है ना, हेलो आई एम फ्रॉम पेनावर्स, ये स्टैटिक है, लेकिन जो मेरा फर्स्ट नेम है, कोई इस तरह की जो वैल्यूज है वो क्या मेरे पास है, डायनेमिक है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स को यूज करते हैं। टेम्पलेट लिटरल को यूज करने का वे आपके पास क्या होता है, जो वे आपके पास टेम्पलेट लिटरल्स को यूज करने का, कि आपने कोई भी कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और आपके वन के साथ आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो आपके पास वन के साथ क्या होगा, एक बैक टिक हम इसे कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बैक टिक। तो आपने वन वन के साथ आपके पास बटन होगा, स्केप के नीचे, ESC के नीचे आपके पास क्या होगा, एक बटन होगा। वो क्या करेगा कि आपके पास स्केप की जो चीजें हैं वो क्या करेगा, उसको आपकी जो वैल्यूज है वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। तो ये आपके पास क्या करता है, बैकटिक जो होता है वो आपके पास ये चीज इंडिकेट करता है कि आप क्या कर रहे हैं, कि एक टेम्पलेट स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं। तो ये ना तो सिंगल कोट है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ना ये सिंगल कोट है और ना ये डबल कोट है, ये क्या आपके पास एक टेम्पलेट, एक आपके पास बैकटिक है। तो बैकटिक आपके पास क्या करता है, इंडिकेट करता है कि ये जो चीज है आपके पास एक टेम्पलेट स्ट्रिंग है। इसके अंदर जैसे कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ, हेलो आई एम फ्रॉम पेनावर्स, पेनावर्स, और इसके अंदर मैंने कोई डायनेमिक वैल्यू को प्रिंट करना है। तो डायनेमिक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, अब आपने करली ब्रेसिस, करली ब्रेसिस के साथ आपने डॉलर साइन को लगाना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, टेम्पलेट लिटरल के अंदर वेरिएबल्स को कैसे आपने यूज करना है, करली ब्रेसिस, और करली ब्रेसिस के साथ आपने डॉलर साइन लगाना है। तो डॉलर साइन आपके पास क्या इंडिकेट करता है कि अब आपने यहाँ पे जो वैल्यू ऐड करनी है वो आपके पास क्या है, एक डायनेमिक वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, फर्स्ट नेम है, वो मेरे पास क्या है, एक डायनेमिक वैल्यू है, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। कि यहाँ पे जो मेरे पास हेलो आई एम फ्रॉम पेनावर्स, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या होगी, एक डायनेमिक वैल्यू होगी। अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा रन करता हूँ, जैसे कि मेरे पास इसको मैं दोबारा अगर रन करूँ इस प्रोग्राम को, तो मेरे पास क्या आएगा, TSC, मैं दोबारा कंपाइल करूँगा, TSC करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे index.js दोबारा से, ओ सॉरी एरर आएगा, मैंने TSC, TSC के बाद नोड index.js। तो ये देखें मेरे पास क्या आ रहा है, हेलो आई एम फ्रॉम पेनावर्स और जहांजेब। अब मेरे पास क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू एक क्या है, एक स्टैटिक है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू प्रिंट हो रही है फर्स्ट नेम की, वो मेरे पास क्या डायनेमिक है। अब मैं जहांजेब की जगह यहाँ पे कुछ भी वैल्यू असाइन कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे से जहांजेब तैयब कर देता हूँ, मैं दोबारा इसे अगर TSC करूंगा और इसे मैं दोबारा कंपाइल करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे देखें आउटपुट में क्या आएगा, जहांजेब तैयब। तो ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आपने टेम्पलेट स्ट्रिंग को यूज किया, और टेम्पलेट स्ट्रिंग को यूज करते हुए आपने एक स्ट्रिंग के अंदर जो है डायनेमिक वैल्यूज को क्या किया, आपने प्रिंट किया हुआ है। तो ये कंसेप्ट आपके पास क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रिंग का होता है। ओके, उसके बाद टेम्पलेट स्ट्रिंग आपके यहाँ पे यह सब क्लियर है। उसके बाद आपके पास एनालाइजिंग टाइप ऑफ है। टाइप ऑफ बेसिकली आपके पास क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल की आपने अगर आप टाइप चेक करनी हो कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, तो आप क्या करते हैं कि टाइप ऑफ का एक वेरिएबल लिखते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ वेरिएबल। तो आप कंसोल के अंदर उसकी जब आप वैल्यू प्रिंट करते हैं तो आपको क्या करता है कि इस वेरिएबल की टाइप बताता है कि ये आपके पास जिस वेरिएबल की टाइप है वो कौन सी टाइप का वेरिएबल है। तो इसको यूज करने का, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप ऑफ लिख भी देता हूँ, इसको अगर आपने यूज करना हो किसी अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आपने सिंपली कंसोल डॉट लॉग क्या करता है कि आपके पास आउटपुट, अब टाइप ऑफ, जैसे कि मुझे किसी वेरिएबल की टाइप चेक करनी है, जैसे कि मैं टाइप ऑफ करना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम, कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम है, उसकी है वो जो टाइप है वो मेरे पास क्या टाइप है। तो मुझे अपने फर्स्ट नेम की क्या करनी है, टाइप चेक करनी है। तो मुझे उसकी क्या करनी है, टाइप चेक करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टाइप ऑफ
यूज करूंगा और टाइप ऑफ करने के बाद उसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दूंगा। तो आपके पास जब आप इसे कंसोल करेंगे तो आपको इसकी वो टाइप बताएगा। जैसे आप सबको यहाँ पे ओबियस भी है कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम की टाइप क्या बताई हुई है, स्ट्रिंग बताई हुई है। तो जब मैं टाइप ऑफ के ऑपरेटर का यूज करूंगा तो इस यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, इसकी टाइप आएगी, नॉट द वैल्यू। यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट आ रही है वो उसकी उसकी उस वेरिएबल की वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो उसकी टाइप आएगी। अब मैं इसे दोबारा अगर इसे कंसोल करता हूँ, अगर मैं इसे क्लियर करूँ TSC और उसके बाद मैं दोबारा नोड इंडेक्स डॉट JS, तो वो क्या बताएगा, इसकी मुझे टाइप बताएगा कि भाई आपने यहाँ पे टाइप ऑफ लिखा है तो टाइप ऑफ क्या करता है, उस वेरिएबल की टाइप बताता है। और जो वेरिएबल आपने मुझे यहाँ पे बताया है वो मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है। तो ये आपको क्या कर रहा है, उसकी टाइप बता रहा है। तो ये आपके पास टाइप ऑफ ऑपरेटर जो होता है वो काम करता होता है इस तरह से। ओके, टाइप ऑफ के बाद आपके पास ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स आप सबको पता है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, और आपके पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो कि आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, पावर, ये आपके पास क्या है, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। कि आपने दो नंबर्स को ऐड करना है तो आप क्या करते हैं, प्लस के साइन को यूज करते हैं। तो ये आपके पास एक ऑपरेटर है कि अगर नम 1 प्लस नम 2 आपके पास क्या करता है कि आपको एक आउटपुट बताता है कि इन दोनों नंबर्स की क्या आउटपुट आपके पास आएगी। इसी तरह जब आपने दो नंबर्स को माइनस करना होता है तो आप माइनस के साइन को यूज करते हैं। अगर आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो आप क्या करते हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपने दो नंबर्स को डिवाइड करना होता है देन आप क्या करते हैं, डिवाइड का साइन यूज करते हैं। तो जब आपने क्या करना है, और जब आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने डिवीजन मॉडुलस लेना है तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने मॉडुलस को ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो ऑपरेटर्स के आपके पास कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके पास एडिशन है, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है कि let n1 1 एंड n2, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे कंसोल किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको कोड भी करूँ तो मैं यहाँ पे मैट्रिक, ओके, तो मेरे पास यहाँ पे सम है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट n1, वो 5 के इक्वल है। और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n2, तो मेरे पास वो 5 के इक्वल है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग n1 प्लस n2। तो क्या करेगा, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर करेगा, इन दोनों का सम करेगा, और सम करके मुझे क्या बताएगा, इसका आंसर बताएगा, जो कि मेरे पास आएगा यहाँ पे 10। कि मैंने यहाँ पे n1 और n2 को अगर मैंने यहाँ पे प्लस किया तो उसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, n2। इसी तरह इसी तरह जब मैंने इसको क्या करना है, इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को लेके चलना है, तो यहाँ पे मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की एग्जांपल दी गई है। जैसे कि आपके पास ऑपरेटर्स हैं, सब्ट्रैक्शन है, जब आपने दो नंबर्स को माइनस करना है तो आप सिर्फ माइनस का साइन यूज करते हैं। तो ये आपके पास क्या होते हैं, माइनस के साइन को यूज कर लेते हैं हम इसे। माइनस के साइन करने के बाद आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, जब आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप n1 मल्टीप्लाइड बाई n2, तो ये आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो नंबर्स को यहाँ पे असाइन करना है, माइनस करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे n1 माइनस n2 कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर मैंने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो n2 मल्टीप्लाइड बाई n2, दो नंबर्स मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर मैंने दो नंबर्स को डिवाइड करना है तो मैं ये डिवाइड का साइन यहाँ पे यूज करूंगा, तो मेरे पास क्या है, वो सब्ट्रैक्ट है मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है, मल्टीप्लाई है, और आपके पास ये क्या है, डिवीजन है। तो जब भी आपने मैथमेटिक ऑपरेटर्स जो है आपने वो यूज करने हैं, वो आपके पास क्या होते हैं,
आपने क्या करना है, उनको यूज करना होता है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं कि सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और आपके पास प्लस। तो ये अर्थमेटिक डिवीजन के लिए आपके पास ये, और एक्सपेक्टेशनल कि जब आपने किसी नंबर की पावर लेनी हो, जैसे कि 2 की पावर 3 है, देन आप क्या करते हैं, उसकी 2 की पावर 3 लेते हैं और आपके पास क्या होता है, वो नंबर की पावर आ जाएगी। जैसे कि 2 की पावर 3 करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 8 आ जाएगा। तो अर्थमेटिक के अंदर जब भी आपने एक्सपेक्टेशनल्स, जब भी किसी नंबर का आपने क्या करना हो, किसी नंबर की पावर लेनी हो, देन आप सिंगल मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंगल। लेकिन जब आपने किसी नंबर की पावर यूज करनी हो, पावर आपने अगर आपने किसी नंबर की लेनी हो, तो वो आप क्या करते हैं कि n1 स्टेरिक n2। तो ये आपके पास क्या होता है, पावर, कि इस नंबर की जो पावर होगी वो आपको वो बता देगा n1 मल्टीप्लाइड बाय n2। तो ये ऑपरेटर्स हैं। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। मॉडुलस ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं कि जब आपके पास, जब आपने किसी नंबर का मॉडुलस लेना हो तो n1 मॉडुलस 2, तो ये आपके पास मॉडुलस ऑपरेटर्स हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम शुरू से ही यूज कर रहे हैं। किसी भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू को असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसको मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन की है, तो ये मेरे पास क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास सिर्फ एक ही होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। वो आपके पास क्या होता है, सिर्फ इक्वल वाला जो ऑपरेटर होता है, जहां भी आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है या कोई आपने वैल्यू को, किसी वैल्यू को असाइन करना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, आप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो ये आपके पास इंडिकेट करते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो हमने अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात की, असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात की, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपके पास क्या होते हैं कि जब भी आपने किसी वेरिएबल को किसी के साथ क्या करना हो, कंपेयर करना हो, तो वो आपके पास क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे कंपैरिजन, पहले मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। कि आपने कहीं ना कहीं पे किसी वैल्यू के अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यूज को क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। तो अब आपने उनका क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपके यहाँ पे यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास किसी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, मैं आखिरी हाफ आवर में आपकी जो है क्वेश्चन सुनूंगा। अब मुझे टॉपिक्स को कवर करने दिखाएं भी। तो कंसोल डॉट लॉग n इज इक्वल्स टू 5, कि मैं यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू है मेरे पास n, और मैं ऐसे कंपेयर कर रहा हूँ कि n इक्वल टू 5। अगर मैं यहाँ पे सिंगल को यूज करूंगा, तो सिंगल क्या होता है, मेरे पास इंडिकेट करता है कि ये आपके पास क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। जब भी आपने कंपैरिजन करना है, देन आपने क्या करना है, डबल इक्वल। यहाँ पे डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में जो डिफरेंस है वो सिर्फ यही है कि डबल इक्वल आपकी सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है, ट्रिपल इक्वल आपके पास क्या करता है कि आपकी वैल्यू को भी कंपेयर करता है और आपकी टाइप को भी कंपेयर करता है। कि जो टाइप है आपकी है किसी वेरिएबल की, जैसे कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से कंपेयर करेगा, नंबर को नंबर से कंपेयर करेगा, बुलियन को बुलियन से कंपेयर करेगा, तो ये ट्रिपल इक्वल। लेकिन जब आपने सिर्फ वैल्यू का कंपैरिजन करना हो, देन आप क्या करते हैं, डबल इक्वल को यूज करते हैं। तो इट्स अप टू अस कि आपने डबल इक्वल यूज करना है या आपने ट्रिपल इक्वल को यूज करना है। तो कंसोल डॉट लॉग बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पे आपके पास नॉट इक्वल का आपको नेम ही बता रहा है कि नॉट इक्वल का मतलब होता है कि ये नंबर इस चीज के इक्वल नहीं है। तो 5 के आपके पास एरर आना चाहिए। इसी तरह n ग्रेटर देन 8, n लेस देन 8। अब n ग्रेटर देन 8 का मतलब है कि n के अंदर वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, 8 से। तो अभी हम इसका कंपैरिजन देखेंगे, इसका आंसर क्या आता है। इनको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है नेट n इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, n डबल इक्वल है किसके, 5 के। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 5 के इक्वल है, तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, ट्रू। मैं यहाँ दोबारा बता रहा हूँ कि 5 के इक्वल है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे n नॉट इज इक्वल्स टू 5। अब n नॉट इज इक्वल्स टू 5 का क्या मतलब है कि n के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ मेरे पास, 5। और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरा 5 के इक्वल नहीं है, क्योंकि मैं गलत कर रहा हूँ। तो मेरा 5 के इक्वल ही होता है, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब n के अंदर मेरे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मेरे पास पड़ी हुई है 5, और यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब होता है कि वैल्यू आपकी ग्रेटर देन है। 5 ग्रेटर देन 8 नहीं होता, 5 लेस देन होता है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 5 लेस देन 8
कंडीशन मेरे पास क्या है, ट्रू है कि यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आएगी ट्रू, क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो मेरे पास n है वो लेस देन किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो मैं बता रहा हूँ अब यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो इससे ग्रेटर देन हो, और का मतलब होता है या तो वो ग्रेटर देन हो या इसके इक्वल हो। तो ये आपके पास क्या करता है, इंडिकेट करता है ग्रेटर देन और इक्वल। वो ये चीज आपके पास होती है कि यहाँ पे आपके पास n ग्रेटर देन इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ भी आपके पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और यहाँ पे आपके वो इंडिकेट कर रहा है कि n लेस देन और इक्वल टू 8, तो यहाँ पे क्या आपके पास कंडीशन में क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये आपके पास क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे इनकी डिटेल आपके पास यहाँ पे सारी मेंशन है। उसके बाद आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास क्या होते हैं कि जब आपने मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो, आप सबने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं फिजिक्स के अंदर, एंड गेट, और गेट और नोट। एंड का क्या मतलब होता है कि जब भी आप एंड गेट को यूज करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आपके पास एंड है, तो एंड की कंडीशन का मतलब क्या होता है कि एंड, कि जब भी आपके पास एक कंडीशन वो ट्रू है, जब आपके पास क्या होगा, एक ट्रू होगा दूसरा भी ट्रू होगा, तो आपके पास क्या आएगा, आंसर ट्रू आएगा। अगर कोई भी कंडीशन इसमें से फॉल्स होती है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अगर यहाँ पे आपके पास फॉल्स है, कंडीशन ट्रू फॉल्स है, तो आपके पास क्या आएगा, आंसर फॉल्स। एंड ऑपरेटर आपके पास ये डिटरमिन करता है, डिटर्मिनेट करता है कि जब आप किसी वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, कि वैल्यूज आप क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें वैल्यू को कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये आपके पास क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, वो ये मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ कि n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एंड का साइन लगा रहा हूँ। एंड के साइन के आपकी शिफ्ट के ऊपर शिफ्ट 7 दबाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, एंड का साइन आ जाएगा। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि एक कंडीशन मेरे पास ये है कि n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 एंड n लेस देन 10, कि n की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल भी होनी चाहिए। एक कंडीशन तो मेरी ट्रू होगी क्योंकि मेरे पास जो n की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, 5 के इक्वल तो है। लेकिन यहाँ पे मैंने एंड लगाया हुआ है, एंड का इंडिकेट कर रहा है कि n की जो वैल्यू है वो लेस देन 10 भी होनी चाहिए, तो 5 की जो वैल्यू है वो लेस देन 10 भी है, तो मेरे पास क्या होगी, ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसी तरह n ग्रेटर देन 5 और n लेस देन 5। अब यहाँ पे ये कंडीशन क्या कर रही है कि मैंने यहाँ पे बताया कि n की जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर देन है। क्या 5 से ग्रेटर देन होता है, नो, कभी भी नहीं होता। उसके इक्वल होता है, उससे ग्रेटर देन नहीं होता। तो यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अल्टीमेटली एंड के अंदर जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं देन आपके पास ट्रू आएगा, अदरवाइज आपके पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और का आपके पास यहाँ पे पाइप साइन होता है, और कंडीशन। तो और कंडीशन क्या करती है कि आपकी इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपकी ट्रू होनी चाहिए। कि आपके पास या तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड या आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो वो आपके पास क्या होती है, एक और कंडीशन होती है आपके पास कि अगर या तो ये वाली साइड ट्रू होनी चाहिए या मेरे पास ये वाली साइड ट्रू होनी चाहिए, तो आपके पास क्या आता है, उसका रिजल्ट ट्रू आता है। हम सबको इसका कोड भी पता है, जैसे कि हमने यहाँ पे फिजिक्स के अंदर करते भी आए हैं, और गेट को, कि अगर मेरे पास कोई कंडीशन ट्रू है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, फिर भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर मेरे पास एक कंडीशन फॉल्स है, एक ट्रू है, फिर भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर मेरे पास दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं देन मेरे पास क्या आएगा, आंसर इसका फॉल्स। तो ये आपके पास क्या होता है, और गेट जो होता है वो से इंडिकेट करता है। इसी तरह आपके पास एक नोट गेट होता है जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स करते हैं। वो क्या करता है, आपके ट्रू को रिजल्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, फॉल्स में, और फॉल्स के रिजल्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपके ट्रू में। तो ये आपके पास क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन मार्क होता है, नोट गेट होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपके पास जो कंडीशंस हैं वो आपके पास क्या होती हैं, फॉल्स है। तो 4 तरह के ऑपरेटर्स अभी हमने डिस्कस किए। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट क्या करता है कि आपको किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है कि आपके पास दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को क्या करता है, कंपेयर करता है, तो ये आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। इसके बाद जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर, आपको मैंने अभी डिस्कस किया कि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस को अगर आपने ज्वाइन करना हो देन आप क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं। और इसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हमने डिस्कस किया जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और आपके पास आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। ओके,
तो इसके बाद हमारे पास फंक्शंस हैं, फंक्शंस अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद हम इफ एल्स को डिस्कस करेंगे। इफ एल्स के बाद हम क्या करेंगे, फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इफ एल्स का क्या मतलब होता है? इफ एल्स बेसिकली आपके पास क्या होते हैं कि वो इंडिकेट करते हैं कि इफ, यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक, use if to specify a block of code to be executed if specified condition is true। कि मतलब आप if के अंदर कोई कंडीशन लगाते हैं कि भाई ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, देन आपने क्या करना है, ये कोड को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज आपने इस कोड को क्या करना है, एग्जीक्यूट नहीं करना। तो एल्स का क्या मतलब होता है कि यू एल्स टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन द कंडीशन इज फॉल्स। कि अब आपने क्या की, एक कंडीशन लगाई, वो कंडीशन आपने क्या की, फॉल्स होगी, आपकी कंडीशन का रिजल्ट नहीं आया। अब एल्स पार्ट में आप क्या लगाते हैं कि भाई अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, देन आपने क्या करना है, ये काम करना है एल्स में। तो इसी तरह आपके क्या होता है, इफ एल्स होता है। यहाँ पे एक चीज याद रखनी, इफ आपका वैसे आ सकता है लेकिन एल्स विदाउट इफ नहीं आता। कि अगर आपने एल्स को यूज करना है तो उसके लिए आपको इफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि इफ जो है वो एल्स जो है वो इफ का पार्ट है। कि जब मेरी कंडीशन फॉल्स होगी देन आपने रन होना है। जब आपने कोई कंडीशन लगाई ही नहीं है तो एल्स आप कैसे लगा सकते हैं? ये इंडिकेट करता है कि जब आपने एल्स को यूज करना है तो आपके पास क्या आएगा, इफ की भी वैल्यू आएगी। उसके बाद एल्स इफ का क्या मतलब होता है कि जब आपने एक कंडीशन लगाई तो आप लगा देते हैं कि नहीं एल्स इफ ये वाला काम करना चाहिए, उसके बाद में ये कह देते हैं कि नहीं एल्स इफ ये वाला काम करना चाहिए। तो वो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एफ इल्स के साथ आप क्या करते हैं, काम करते होते हैं। अभी हम इसको एफ इल्स को एक कोड करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन। ओके, मैं सेशन को सिर्फ ये समझाने के बाद एंड कर रहा हूँ। ओके, इफ एल्स, ये भी हम बात करते हैं इफ और एल्स की। अब आपने बताना है इफ आपका एक रिजर्व कीवर्ड है। जिस तरह आपके पास लेट, कॉन्स और इस तरह की जो चीजें होती थी वो भी आपके पास क्या होती है, रिजर्व कीवर्ड्स में आती थी। इफ भी आपके पास क्या होता है, रिजर्व कीवर्ड होता है। इफ के बाद आपने क्या करनी है, यहाँ पे कोई कंडीशन लगानी, आपने स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज करना है। स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज करने के बाद आपने यहाँ पे कोई कंडीशन लगानी, जैसे कि मैं यहाँ कह देता हूँ कि लेट एज इक्वल टू, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था हमने यहाँ पे एन, हम एन को ही लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ जो कि अभी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में पढ़ी भी है कि एन इक्वल टू 5। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ कि एन जो है वो इक्वल टू 5 है। देन आपने इसका क्या करना है, कोड, आपने इसका कोड स्पेसिफाई करना है। कोड स्पेसिफाई करने का मतलब यहाँ पे क्या है, आपने इस इफ की एक बाउंड्री बनानी है कि इस यहाँ से इफ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इफ क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। इसके अंदर जितना भी आपने कोड लिखना है, वो आपके पास 1 लाइन हो सकती है, आपके पास वो 100 लाइन हो सकती है, मल्टीपल लाइन हो सकती हैं। वो आपकी तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी ये कंडीशन मैच होगी। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं क्या कर रहा हूँ इसे, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन। अब मैं क्या करूं, ऊपर वाले जो कोड्स हैं मैं इनको क्या कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं कि मेरे पास आउटपुट में यही चीजें हैं सारी, और इसके अलावा कोई ना है। ओके, अब मैंने क्या किया, अपना कोड को यहाँ पे राइट किया। मैं इसे दोबारा करूंगा TSC। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोबारा इसे रन किया, नोड इंडेक्स नोड JS। ये देखें, अब मेरे पास क्या होगी, इफ की कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो मेरे पास वो क्या आ गया, इफ के ब्लॉक में आ गया। अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा इसे अब रन करता हूँ। तो अब मेरे पास टर्मिनल में कोई आउटपुट नहीं आई। क्यों? क्योंकि मेरी यहाँ पे कंडीशन ही फॉल्स होगी कि n 6 के इक्वल ही नहीं होता। मैंने यहाँ पे कंपेयर किया और यहाँ पे मेरे पास कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो मेरे पास यहाँ हुए एल, इफ कंडीशन में वो आया ही नहीं। तो अब मैंने, अब यूजर को कोई ना कोई मैंने आउटपुट तो दिखानी है, यूजर को मैंने कोई ना कोई वैल्यू तो दिखानी है कि भाई आपने अगर कोई आपने आउटपुट वो यूज किया या कुछ इस तरह की चीजें, तो अब आपने यूजर को तो इंडिकेट करना है कि मतलब कि ये आपकी वैल्यू इनपुट है या इस तरह की चीजें। देन आप क्या करते हैं, आप एल्स लगाते हैं। एल्स आपका किसी भी कंडीशन के बगैर आता है। इफ के साथ आपकी हमेशा कंडीशन आती है,
और एल्स आपका कंडीशन के बगैर आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप कंडीशन, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि एल्स पार्ट। अब मैं इसे दोबारा कंपाइल करता हूँ ESC नोड इंडेक्स डॉट JS, तो देखो वो मेरे पास किस में आ रहा है, एल्स पार्ट में आ रहा है। तो ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है कि इफ एल्स, कि ये कंडीशन अगर है तो आपने ये करना है, एल्स आपने ये करना है। और यहाँ पे मैंने बताया कि आपका जो एल्स होता है वो कभी भी इफ के बगैर नहीं आएगा। अगर आप एल्स लिखेंगे तो वो आपके पास एरर आएगा, वो इंडिकेट करेगा कि नहीं मेरे इफ पार्ट चाहिए, आपने यहाँ पे इफ पार्ट को मिस किया हुआ है। तो हमेशा आपके पास क्या होता है, इफ एल्स आपके साथ हमेशा इकट्ठे होते हैं। इफ आपका स्टैंड अलोन आ सकता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा भी कि इफ को एल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन एल्स को इफ की लाजमी जरूरत है कि एल इफ के बगैर जो आपके पास एल्स नहीं आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, इफ एल्स। अब हम बात कर लेते हैं इफ एल्स इफ की। वो इंडिकेट ही कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, इफ लगा रहे हैं, इफ के बाद दोबारा आप एल्स इफ लगा रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक इफ लगा रहा हूँ, जैसे कि इफ n इज इक्वल्स टू 7, मैंने एक एल्स लगा दिया, इफ लगा दिया, और यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन लिख दी, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इफ कंडीशन। अब मैंने क्या किया कि भाई n अगर 7 की इक्वल है देन आपने क्या करना है, ये कंडीशन दिखानी है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि नहीं, मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन लगा रहा हूँ एल्स के साथ, एल्स इफ। अब जब मैंने दोबारा इफ का कीवर्ड यूज किया तो इफ का कीवर्ड क्या करता है, इंडिकेट करता है दोबारा से कि मुझे यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन दोबारा लगानी। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाता तो मेरे पास एरर आएगा। वो कह रहा है कि ये आपके पास जो कंडीशन है वो आपके पास नहीं काम कर सकती है, एरर आ रहा है। जब भी आपने इफ लगाना है, इफ के साथ आपने क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है। यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि n लेस देन अगर 5 है, और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर n लेस देन 5 है देन आपने ये काम करना है। तो मैं इसे कह देता हूँ कि एल्स इफ। ये आपके पास क्या कर रहा है कि मैंने यहाँ पे एक इफ लगाया है, इफ कंडीशन, और इसके मैंने क्या किया, लेस देन किया है। और इसके मैंने क्या किया, इफ एल्स इफ के अगर ये आपके पास ये कंडीशन नहीं है तो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो रही तो आपने क्या किया, एल्स लगा दिया। तो जो इंडिकेट कर रहा है वो ये कर रहा है इंडिकेट कि आपके पास ये आपके पास क्या आ गया, एल्स पार्ट में आ गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कोडिंग होती है इस तरह की अकॉर्डिंगली, वो आप क्या कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। तो ये आपके पास इफ एल्स होते हैं सिंपल। अगर आपने इफ एल्स करना है तो इफ एल्स इफ का मतलब क्या होता है कि आपने एक कंडीशन लगाई है और आपने उसमें मल्टीपल कंडीशंस आगे लगाई हैं। इसके अलावा एक आपका लास्ट टॉपिक है नेस्टेड इफ का। नेस्टेड का जो मतलब होता है वो यही होता है कि एक इफ के अंदर एक इफ। जैसे कि ये मेरे पास एक इफ है, मैं इसको अगर कोड को लेके चलूं और मैं इसे कह देता हूँ कि नेस्टेड नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ का क्या मतलब है यहाँ पे, कि मैंने एक एक इफ लगाया, इफ एल्स, मैं इसे खत्म कर देता हूँ, इसी को लेके चलते हैं। इफ के अंदर एक इफ के लाइक एक इफ के अंदर एक इफ, मैं कह रहा हूँ कि n इज इक्वल टू 7 है देन आपने इस कंडीशन में आना है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि नहीं, अगर n इज इक्वल टू 5 भी है देन भी आपने इस कंडीशन के अंदर आना है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि n इज इक्वल टू 5 नहीं है देन आपने इस कंडीशन के अंदर आना है। अगर आप इस कंडीशन में नहीं है तो आपने वो कंडीशन क्या करनी है, इसकी फुलफिल करनी है। तो इसके अंदर आप क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास जैसे कि मैं इसे ग्रेटर देन ही लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे 8 कर देता हूँ। वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स मेरे पास एरर बता रहा है कि आपने ऊपर कंडीशन लगाई हुई है 7 की, और 7 से लेस देन ही यहाँ पे कीवर्ड्स आ सकते हैं, ग्रेटर देन नहीं आ सकते। तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है, नेस्टेड इफ एल्स, कि आप एक इफ एल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, मल्टीपल इफ एल्स लगा रहे हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स। लेकिन इन नेस्टेड एल्स इफ का जो पार्ट होता है वो ये होता है कि जब आपके पास पेरेंट कंडीशन ट्रू है देन ही ये काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। सिंपल इफ एल्स में क्या होता है कि ये इफ चेक करेगा, ये तो ये नहीं है। लेकिन इस केस में क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि अगर आपका ये इफ की कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर आएगा, दोबारा चेक करेगा कि इसके अंदर कोई कंडीशन तो नहीं लगी। अगर आपने दोबारा वो कंडीशन लगाई हुई है तो वो ये चेक करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, ये चेक करेगा। तो यहाँ पे जो है अभी तक जितने सेशंस हैं कराची में, इस्लामाबाद में और लाहौर में, सारे के सारे यहाँ पे सिंक है। और यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो आपके पास
सिंक है, मतलब मैंने अभी जितने भी हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो इस तरह के जितने मेंबर्स हैं हमारे पास, वो सारे के सारे हमने क्या किए हैं, सिंक किए थे। मैंने आज उनसे पूछा था, तो हम सारे एक ही ट्रैक में हैं। जो नेक्स्ट आपका ऑनलाइन सेशन होगा उसके अंदर जो हमारे पास इस स्लाइड्स के अंदर जो टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि अभी हमने जो स्किप किए हैं, एरो, हम फंक्शंस को पढ़ेंगे, हम एरे को पढ़ेंगे, और आपके पास जो लूप्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन होगा उसमें ये चीज़ें आपके पास पढ़ाई जाएंगी, और उसके बाद आपके पास जो टाइपस्क्रिप्ट के जो एडवांस लेक्चर्स हैं वो हम उसकी तरफ क्या हो जाएंगे, मूव ऑन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर आपका किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली वो आप मुझसे पूछते जाएं वन बाय वन। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। मोहम्मद अफसान आपको अच्छा सर, मुझे ये पूछना था, इफ अगर हम नेस्टेड इफ लगाते हैं, इफ के अंदर इफ और उसके अंदर इफ मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं, जी तो जैसे विजुअल बेसिक में काम होता है कि उसमें इफ के अंदर इस नेस्टेड इज इफ चल रहा होता है, जी जी। इफ एल्स, अगर वो क्या वो इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर देता, इसको रिप्लेस नहीं कर देता एल्स इफ को? अगर इफ के अंदर इफ लगा लगा के भी काम चलाया जा सकता है? नहीं, वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपके इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। मे बी आपके पास कोई सिनेरियो ऐसा होता है जिसमें आपने मल्टीपल नंबर्स को चेक करना होता है, जैसे कि इफ एल्स की अगर आप बात की जाए तो आप ग्रेडिंग सिस्टम होता है स्कूल का, जिसमें आप मेंशन करते हैं कि अगर ए अगर 90 से ग्रेटर देन है, देन आपके पास आपने उसे ए ग्रेड देना है, अगर लेस देन है तो आपने बी देना है या सी देना है, तो आपके पास वो इफ एल्स में पार्ट हो रहा होता है। लेकिन अब आप वहां पे एक कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई जिन स्टूडेंट का ए ग्रेड है उनके साथ आपने कोई उन्हें कोई प्राइज भी देना है, तो वो आपका उस इफ के अंदर आएगा कि भाई सबसे पहले तो ये मैं चेक हो कि इस स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो ए है। ए आपने डिटरमाइन कर लिया, उसके अंदर आपने वो कंडीशन लगाई कि भाई या अब इनका जो जिन स्टूडेंट्स का ग्रेड ए है उनको मैंने ये प्राइज देना है। तो ये इस आपकी जितनी भी इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स की जो लॉजिक होती है वो आपकी और वो आपके सिनेरियो पे डिपेंड करती है, जो आप सिनेरियो को यूज कर रहे हैं। हेलो, अली नवाज आपको अनम्यूट किया है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर अपर केस, लोअर केस और ये दूसरा थर्ड था वो सर जरा काइंडली जरा गाइड कर उसका जरा टाइटल बता केस आप ना सिंपल सर्च करें, मैं आपको बता देता हूँ सर्च क्या दीजिए। करनी है। आप लोग आप गूगल पे जाएं, जी वहां पे सर। आप ना स्ट्रिंग मेथड्स लिखें, सिर्फ स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। यस सर, यस स्ट्रिंग सर, ठीक है। मेथड्स आपने लिखना है। फर्स्ट लिंक आपके पास होगा जो ओपन होगा वो W3 स्कूल का होगा। ठीक है W3 सर। स्कूल का लिंक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब स्ट्रिंग, अपर केस, लोअर केस, यहाँ पे स्ट्रिंग के जितने मेथड्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। आपने इनको स्टडी टाइटल। करना है और अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करना है। टाइटल केस सभी के लिए रहने देंगे, फिर टाइटल केस के अंदर आपके पास लूप यूज होता है। जब आपको लूप वगैरह नेक्स्ट सेशन में पढ़ा दिए जाएंगे देन आपने टाइटल केस भी करना है, लेकिन अगर आपको वो समझ आ जाता है खुद से देन आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये जो स्ट्रिंग के मेथड्स है ना इनको स्टडी यस करें, सर। इनके अकॉर्डिंगली आपकी असाइनमेंट जो हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी हारिस अनम्यूट किया। हारिस। ओके, हारिस नहीं है तो अली तो नवाज। रियाज को किया है, अली नवाज का ओके हो गया है। ओके अस्सलाम वालेकुम। तुबा। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था, ये जो आप एक साथ बहुत सारी लाइंस पे कमेंट करते हैं, मैंने जी एक जी दूसरी तरह सीखा था कि स्लैश और फिर स्टेरिक के साथ ना जी स्लैश स्टेरिक से स्टार्ट करते थे और स्टेरिक स्लैश से बंद करते थे। जी तो जी। क्या ये भी मेथड हम यूज कर सकते ये हैं इस हाँ लैंग्वेज जी, में? यही मेथड होता है। यहाँ पे स्लाइड्स के ऊपर मेंशन भी है कि अगर आपने मल्टीपल लाइंस को अगर आपने कमेंट आउट करना हो तो आप स्टैरिक वाला ही सिंटेक्स यूज करते हैं। क्योंकि मैं VS कोड के अंदर कर रहा हूँ तो मैं अल्टीमेटली सबको सिलेक्ट करके वन बाय वन कर रहा हूँ, तो इसमें वो सपोर्टेड है। ये देखें, मल्टी लाइन अगर ओके, आपने करना है तो आपने स्लैश स्टैरिक विद स्टैरिक आप कर सकते हैं। ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो हम डेटा टाइप्स और चीजें पढ़ रहे हैं, क्या ये दूसरी लैंग्वेजेस से थोड़ी सी सिमिलर है? आई मीन डिफरेंस तो होगा,
लेकिन जैसे मैंने दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो जैसे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है मुझे तो। इसमें आपकी जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती है ना वो सब सेम ही होती है, मतलब कि जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जैसे कि एंटी नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस, जी जी। ये जो होती हैं सेम होती हैं। लेकिन जो स्पेशल जो डाटा टाइप्स हम टाइप्स जावास्क्रिप्ट की जो है वो अनडिफाइंड और नल है, वो जावास्क्रिप्ट की है। हम्म, अब टाइपस्क्रिप्ट की भी कुछ स्पेशल टाइप्स हैं, वो हम जब फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे देन आपको 2-3 उसकी टाइप्स हैं जो कि ये इंडिकेट करती हैं। बाकी ओके ऑलमोस्ट सारा सिंटैक्स बाकी प्रोग्रामिंग जैसा ही है। एरेज को पढ़ना, डिक्लेयर करना, लूप को लगाना, इफ एल्स लगाना सही और ये सही सारी जो सही चीजें सही सारी सेम है। सही। ओके सर, थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, मैंने सवाल मेरा ये था कि जो नेस्टेड इफ का आपने बताया था, नेस्टेड इफ में क्या एल्स लगाना सिर्फ एक बार ही है या हर इफ के बाद भी आप मतलब एल्स नहीं नहीं लगा सकते हैं? नहीं, लगा, देखें मैंने यहाँ पे एक इफ लगाया, ठीक है। अब मेरे पास कोई एल्स पार्ट मैंने नहीं, अब मैं इसके अंदर भी एल्स इफ लगा सकता हूँ। जो काम मैंने ऊपर किया है वो यहाँ पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे जरूर इसके इफ के अंदर मैं जितने मर्जी आप क्या कर सकता हूँ, क्या सॉरी ये एल इफ होता है, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल एल्स इफ लगा सकता हूँ। मैं एल्स नहीं भी लगाऊंगा तो मेरा काम बन सकता है। तो ये जो पार्ट है वो इसका क्या है, वो ये इसका डिटर्मिनेंट कर रहा है कि ये इस इफ के अंदर सारी चीजें, ये इसके इफ के अंदर है कि भाई जब ये कंडीशन ट्रू होगी ना देन ये वाला कोड चलेगा। इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस है। जब ये कंडीशन ही फॉल्स है देन आपने क्या किया हुआ है, जो एल्स लगाया हुआ है वो इस एल्स का पार्ट है। इफ और एल्स, ये देखें ये एक कोड है और ये एक कोड है। तो ये सारा कोड जो अंदर वाला कोड है वो तब रन होगा जब आपके पास ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज वो रन ही नहीं होगा। और जब वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर आपने मल्टीपल जो है आपने कंडीशंस लगाई हुई हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा होता है। ओके। इधर आप जरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये नेस्टेड इफ एक और दफा समझा दें। वीडियो लेक्चर अवेलेबल है रिकॉर्डेड, आप दोबारा इसकी वीडियो देखिएगा वो आपको समझ आ जाएगी काइंडली। मैं दोबारा फिर इसकी वीडियोस है ना वो शेयर कर दूंगा। इसके अलावा भी, इसके अलावा नूर फातिमा। जी मिस हेलो। okay MB I don't know. एम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो आपकी स्लाइड जो है इसमें आपने जो एग्जांपल दी हुई है ना, इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट्स की, लेट एक्स इज इक्वल टू वो फ्रॉम वेयर डज द पोप लिव, ये अगर आप ये उससे नहीं, समझा दें। ये नहीं। वो जावास्क्रिप्ट की स्लाइड्स हैं, वो जावास्क्रिप्ट की कंडीशंस लगी हैं, वो टाइपस्क्रिप्ट में काम नहीं करेंगी। मैं ओके सर दानियाल से कह के मैं से अपडेट करवा देता हूँ। वो जो कंडीशंस अगर आप एज इट इज वो वाला कोड लिखेंगे तो वो नहीं रन करेगा, आपको टीएस में मैन्युअली नहीं इफ रन एल्स करेगा। लगाने पर। जी जी, वो जावास्क्रिप्ट के साथ, और जावास्क्रिप्ट भी HTML और वेब पेज के साथ, तब वो आपके पास रन होगी। ओके थैंक यू। ओके। नेक्स्ट वन। सर। मोहम्मद जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे इशू ये आ रहा है कि जब मैं कंपाइलर यूज करता हूँ टाइपस्क्रिप्ट के साथ तो काफ़ी टाइम ले रहा है। मतलब अगर मैं कोड रन करता हूँ तो वो रीलोड होते हुए काफ़ी टाइम 5 से 10 सेकंड ले लेता है, जबकि मैं जावास्क्रिप्ट में जब कोड करता था तो वो इतना टाइम नहीं लेता था। तो क्या वो कुछ आपकी ऐसा है इसका? मशीन की कंपैटिबिलिटी का इशू, प्रोसेसिंग का इशू होता है। वो आपके में भी प्रोसेसर बहुत ज़्यादा, आप मल्टीपल टास्क कर रहे होंगे, यहाँ समटाइम्स आपके पास जो कंपाइलर होता है वो मशीन स्पेसिफिक होता है। आपकी मशीन का जो प्रोसेसर है वो स्लो है, वो स्पेसिफिक तो टू द सिंपल मशीन इशू है टाइपस्क्रिप्ट ये। प्रोजेक्ट है, और जी सिंपल जी, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट वो जब आप प्रोजेक्ट है जब। कंपाइलर कर रहे होते हैं ना तो वो आपके पास रन कर रहा होता है कंपाइलर को। तो कंपाइलर को एक कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है कि अपने वो कंपाइलर को रन करे और जो सारी चीज़ें हैं ना उसको वो यूज़ कर सके। तो वो समटाइम्स मेरे मेरे पास हालांकि मैक है, मेरी मैक के अंदर भी समटाइम्स ये इश्यूज आ जाते हैं, बहुत स्लो हो जाती है वो। तो ये विंडो स्पेसिफिक इशू है, इसमें कोई ऐसा कंपाइलर या तो सर टाइपस्क्रिप्ट का कोई इशू नहीं है। तो सर ये तो प्रोजेक्ट बनाते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है, मुझे तो इस वजह से थोड़ा वो नहीं होता है कि
पीडी का नहीं, आप करते रहेंगे तो आपके पास वो यूज टू हो जाएंगे। या आप अपनी ना विंडो दोबारा करके देख लें, मे बी आपकी विंडो स्लो और आप दोबारा से चीजें करके देख लें। चलें सर, सही है आई थिंक तो। चलें ठीक। ओके, नेक्स्ट वन। नूर फातिमा। Okay. नूर फातिमा ओके, अहमद अब्दुल्ला के आपका नाम। नेक्स्ट है अहमद अब्दुल्ला। अहमद अब्दुल्ला भी नहीं है तो अब्दुल्ला। अहमद अब्दुल्ला, आपकी आवाज नहीं है। अब्दुल्ला। ओके, मैं चैट से इनेबल कर रही हूँ, आप उधर क्वेश्चन कर लें। चैट इनेबल ही है। मैंने डिसेबल कर दी थी। ओके, अब्दुल्ला, मैंने दोबारा कविता, कर मोहम्मद अमाद, एनीवन? असदाबाद। सर वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो हम आपने पढ़ाया, जैसे कुछ काम हम ना कंसोल डॉट लॉग से भी कर लेते हैं, वही काम हम टेम्पलेट लिटरल से भी कर रहे हैं, जी जी। कंकैटिनेशन से भी कर रहे हैं, कुछ काम ऐसे थे जो लॉजिकल ऑपरेटर से भी हो रहे थे, कंपैरिजन ऑपरेटर से भी हो रहे थे। तो सबकी अपनी अलग अलग वर्ड है, ये हमें आगे जाके पता चलेगा कब कहाँ क्या यूज करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? मतलब मिक्सअप बहुत ज्यादा हो रहा है ये क्योंकि काम देखें, कंसोल डॉट इस लॉग पे से भी हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग तो सिर्फ और सिर्फ आप ये याद रखें कि ये आप वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, कंसोल टर्मिनल के ऊपर कोई वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कहीं पे भी जी वैल्यू, कहीं पे भी आपने कोई वैल्यू प्रिंट करनी तो वो आपके पास कंसोल डॉट लॉग में होती है। अब ठीक आपके है। पास वो ये कह रहे हैं कि टेम्पलेट लिटरल्स, वो आपके पास, जैसे कि मैंने आपको सिनेरियो बताया भी था कि अब आपके पास एक जैसे कि एक स्टैटिक एलॉय फ्रॉम पेनावर्स, अब आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसपे आपके पास 1000 स्टूडेंट्स हैं और आपने 1000 स्टूडेंट्स को क्या करना है कि वहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, आपने, और जी हर स्ट्रिंग के साथ आपने स्टूडेंट का क्या करना है कि नाम प्रिंट करना है। अब आप ये तो नहीं करेंगे ना कि आप 1000 लाइन लिखें बार बार सेम। आप क्या लिखेंगे, आप एक प्रोग्राम ओके। लिखेंगे, एक ऐसा प्रोग्राम एफिशिएंट लिखेंगे कि भाई मेरे पास ये जो चीज है ये स्टैटिक है, जैसे कि हेलो आई एम फ्रॉम पेनावर्स, और इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है ना, जी वो जो वैल्यू है मेरे पास जो फर्स्ट नेम की, वो क्या है, मेरे पास डायनेमिक है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, टेम्पलेट लिटरल्स को यूज कर लूंगा। तो ये आपके पास सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अब लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जैसे कि सही। मैंने लाहौर क्लास में ये क्वेश्चन कराया भी था कि जी जी आप अगर आपने क्या करना हो कि लाइक के आपके पास जैसे कि एक प्रोग्राम है, मैंने लाहौर में करवाई थी ये कि आपके पास वो जो चीज, आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि आपको बताया कि ये नंबर इवन है या ओड है। ठीक है, तो आप सही है। किससे करेंगे वो, आप पहले तो आप किसी नंबर का मॉडुलस लेंगे। अब आपको पता है कि इवन नंबर कौन सा होता है, जिसका सही। रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है। 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर किसके इक्वल हो, 2 0 इक्वल, तो वो इवन होता है। तो वो किससे जी करेंगे आप, वो करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर से। मतलब अर्थ पहले आप नंबर को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा मतलब मॉडुलस लेंगे, उसका जो आंसर आएगा फिर आप उसको 0 से कंपेयर, अगर तो वो 0 के इक्वल है, आप वहां पे इफ एल्स लगा दोगे कि भाई ये जो नंबर है मेरे जी पास इवन है, वो मेरे पास क्या नंबर ओड है। इसकी अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम, तो इस तरह आपके वो सिनेरियो पे डिपेंड करती हैं सारी चीजें। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर इवन ठीक ओड का हो गया। कोड भी करूँ, तो ये देखें इवन जी ओड जी का अगर मैं यहाँ पे कोड भी करूँ, तो मैं क्या करूंगा, लेट मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, लेट, जी और मेरे पास उसके अंदर 10 पड़ा हो। अब मैंने बताना है कि ये 10 है वो मेरे पास इवन है या ऑड है, तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, एन मॉडुलस 2, और को कंपेयर करूंगा, अगर तो भाई वो 0 के इक्वल है, देन आपने क्या करना है, वो क्या करना है कि आपने कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट कर देना है, इवन, अदरवाइज आपने क्या प्रिंट कर देना है इसको, ओड, कंसोल डॉट लॉग कि ये मेरे पास क्या है, ओड है। तो इस तरह आपके और सिनेरियो टू सिनेरियो क्वेश्चंस आपके डिपेंड करती हैं चीजें। ठीक हो गया सर। सर हाँ एक जी, चीज और थी जो हम वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद जो काइंडली हमारे नेक्स्ट पास है। नेक्स्ट वो आप वीडियोस देख लीजिएगा, नेक्स्ट को भी काइंडली मुझे ओके, सेशन एंड थैंक करना यू है। थैंक यू थैंक यू।
Thank you for understanding. Thank you so much. Next one, Iqbal Zain बाबर जी सर। अच्छा सर, मुझे मेरे ख्याल में सवाल मेरा इररिलेवेंट हो तो आप भले के जवाब ना भी दें, कोई मसला नहीं है। पूछना मुझे ये था सर कि टाइप स्क्रिप्ट ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसमें लर्निंग के लिए? अदर लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे पाइथन है, पावरफुल लैंग्वेज है, लाइब्रेरीज हंड्रेड्स ऑफ लाइब्रेरीज हैं उसमें। इसका आगे जाके क्या ऐसा खास यूज़ है जो कि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट को लेके चल रहे हैं साथ में जावा स्क्रिप्ट के साथ? मैं आप सिर्फ गूगल पे सर्च करिएगा, सिंपल एक आपको मैं यहाँ पे लिखा हुआ है टाइपस्क्रिप्ट जॉब्स, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा हम टाइपस्क्रिप्ट क्यों यूज कर रहे हैं। ये देख लें, ये अभी 305 टाइपस्क्रिप्ट की मार्क जॉब अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ आज के दिन की हैं, इतनी की वर्थ है टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, तो इस वजह से हम टाइपस्क्रिप्ट को यूज करते हैं, क्योंकि ये आपके पास जावास्क्रिप्ट बिल्कुल, जब आपने नोड के स्टैक करना है ना, जैसे कि आप नोड जेएस को यूज कर रहे हैं, रिएक्ट को यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट को यूज कर रहे हैं, जब आपने ये वाला स्टैक यूज करना होता है ना, मन स्टैक, आप सर्च करिएगा मन स्टैक, जब आपने मन स्टैक को यूज करना होता है ना, आप टाइपस्क्रिप्ट को ही आप प्रेफर करते हैं, जावास्क्रिप्ट को प्रेफर नहीं करते। ठीक है। तो ये चीजें हैं, हम इसमें ये चीजें सीख रहे हैं जी। नेक्स्ट वन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, जैन बोल रहा हूँ सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आपने हमें पढ़ाया था कि नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्वेश्चन ये था कि दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर कंप्लीट हमारी हो जाएगी तो वो आगे प्रोग्राम रन नहीं करेगा, या Exactly. दोनों में से वो दोनों ये कह रहा है ना कि ग्रेट, अगर तो एंड लगा हुआ है देन नो, अगर और है तो कोई एक ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, कोई एक तो ठीक हो गया सर, थैंक यू जी। ओके, नेक्स्ट वन। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मेथड्स हैं फंक्शंस में भी हैं, इसके अलावा और भी बाकी जितनी डेटा टाइप्स हैं उनके अपने अपने अलग अलग मेथड्स हैं? नहीं, स्ट्रिंग के अपने, मोस्टली स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं, नंबर्स के अपने मेथड्स होते हैं, लेकिन नंबर्स के अपने मेथड नहीं होते, वो मैथ के होते हैं। स्ट्रिंग के ही एरे के मेथड होते हैं, स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं, और बस ये इन दोनों चीज़ों के ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स होते हैं। तो हर ये नंबर का कोई मेथड नहीं होता, और स्ट्रिंग का भी कोई मेथड नहीं होता। स्ट्रिंग के होते हैं, एरे के होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के होते हैं। तो हर डाटा टाइप के अपने अपने मेथड्स होते हैं, बिल्ड इन मेथड्स होते हैं। ये जावास्क्रिप्ट के फीचर्स में से होता है। यानी हम जो फंक्शंस में मेथड यूज करते हैं वो ऑब्जेक्ट के होते हैं या? जी जी, वो मतलब डिपेंड करता है कि जैसे कि टू, अब देखें, टू लोअर केस और टू अपर केस जावा, उसका एक बिल्ड इन मेथड है, ठीक है। आपको वो खुद से करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया हुआ, आपकी आसानी के लिए खुद से एक फंक्शन बना के आपको दे दिया कि जब आपने लोअर केस में करना है या अपर केस में करना है, तो आपने हमारे जो है ना बिल्ड इन मेथड्स को यूज कर लें, खुद से ना लिखें। तो ये आपके पास बिल्ड इन मेथड इस वजह से हेल्पफुल होते हैं। तो वो बिल्डिंग मेथड हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं? कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऐसा के तो नहीं है साथ, कि जो स्ट्रिंग के हैं जैसे वो कि स्ट्रिंग में ही? वो ये एग्जैक्टली स्ट्रिंग के साथ, एरे के साथ, ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट के साथ स्पेसिफिक। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट वन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 सर, जो लास्ट वाले प्रोजेक्ट हैं वो पैकेज बना के अपलोड करने हैं या और कुछ करना है? जो असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जी, ये असाइनमेंट वाले नहीं, जो 11 प्रोजेक्ट है ना सर, लास्ट वाले जो जी, वो कैलकुलेटर हो आपने गया, अपना गिटहब के ऊपर आपने करना है। उसकी आपने npx की कमांड जनरेट करनी है और उसको फॉर्म के अंदर सबमिट करवाना है। फॉर्म आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने वहाँ पे थैंक यू, npx की कमांड सबमिट करवानी है जी। नेक्स्ट वन। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अच्छा सर, आपसे एक क्वेश्चन था कि वो जो नल डेटा टाइप है जी जी उसकी उस पर जब हम कर्सर लेकर जाते हैं तो वो हमें देता है, उसकी जो डेटा टाइप एनी देता है, लेकिन वो जब हम उसको जब हम टाइपस्क्रिप्ट की जब हम स्पेशल टाइप्स पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि एनी क्या होता है। नहीं, अभी एक और के क्वेश्चन लिए है ना, आप अभी उसको जब जी हम जी, टाइप ऑफ करते हैं, टाइप ऑफ करके उसको करते हैं तो वो डेटा टाइप देता है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देता आता है। है। जी
जी इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जितना भी काम होता है, कोई आपका वेरिएबल डिक्लेयर होता है या एरे करते हैं, सारी चीजें करती हैं, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर मैप होती हैं। जावास्क्रिप्ट टोटली ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करती है, बैकएंड पे ऑब्जेक्ट्स ही बन रहे होते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आते। तो वो उसकी रीजन ये है कि वो आपके पास क्या होती है कि ऑब्जेक्ट के साथ इस तरह होती है। ठीक है, मतलब बैक एंड के पीछे वो सारे ऑब्जेक्ट्स ही रन कर रहे होते हैं। जी जी, ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं सारे के सारे, ऑब्जेक्ट्स के ठीक ऊपर है, ही सारी चीजें मैप होती हैं। ओके, थैंक यू। जी नेक्स्ट वन। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली मुझे ये बताइएगा सर, ये कि ये जो रिकॉर्डेड क्लास है ये अभी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी चैनल के ऊपर? कि ये चैनल पैनावर्स के सेशन में भी अवेलेबल होगी, और मैं इसे अपने चैनल पे भी जो ऑलरेडी जो हमारे सेशंस होते हैं उनके ऊपर भी मैं इसे अपलोड कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा मैं ये सारी काफी बार चीजें एक आपके मैसेज साथ। सेंड कर चुकी हूँ जिसमें ये बेसिक क्यूरीज के आंसर्स हैं, आप लोग प्लीज उस मैसेज को देख लें, मैं दोबारा सेंड कर रही हूँ। और आफ्टर 10 आवर ये शेयर कर दी जाएगी? जी जी, मैं ये सेशन जैसे रिकॉर्ड होगा, लाइव सेशन एंड हो जाएगा और वो सारी जो चीज़ें हो जाएंगी वो एंड हो जाएंगी, तो मैं आपके पास वो क्या उसे कहते हैं कि वो शेयर हो जाएगा डेटा आपके साथ। पैनावर्स डॉट लाइव सेशन। जी 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 मैं कर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि जावा, जैसे हम कंसोल के अंदर हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं जावा स्क्रिप्ट के, ये जो नोड इंडेक्स डॉट जेएस करके आप कर रहे थे, तो इसमें अगर हमने इनपुट आउटपुट लेना है तो वो हम प्रॉम्प्ट की कमांड उसको यूज़ कर लेते हैं और कंसोल से आउटपुट ले लेते हैं। लेकिन ये डिबगर साइड पे अगर हम HTML में इसको जो है वो देखना चाह रहे हैं, तो काइंडली आप मुझे बता देंगे कि HTML में हम इनपुट और आउटपुट के लिए जो है वो, अगर मैं जावा स्क्रिप्ट उसके साथ सिंक करना चाहता हूँ अपने HTML के साथ, तो कौन सी कमांड यूज करूंगा? वो आप कंसोल डॉट लॉग से आप उसका कोड को इंस्पेक्ट करेंगे ना, उसके अंदर आपके कंसोल की सारी वैल्यूज आ रही होती हैं, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। नहीं अदरवाइज सर, आप मैं चाहता हूँ सर सॉरी, मैं कंसोल में नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि अपनी HTML के जो टैग्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं, लेट से अगर कोई मैं उसमें कैलकुलेटर बना रहा हूँ तो वहाँ पे रन टाइम में जो है वो मेरी जावा स्क्रिप्ट में कंडीशन लगी हुई हो सारी, और वो रन टाइम पे HTML में अपडेट हो रहा हो, तो उसके लिए इनपुट और आउटपुट की कमांड नहीं, वो आपके लिए आप या तो आपको डिबगर, आप जावास्क्रिप्ट डिबगर यूज करें, आप सर्च करें उस पे जावास्क्रिप्ट डिबगर। अच्छा, आपको ठीक है जावास्क्रिप्ट सर, डिबगर बताएगा। जी हाँ नेक्स्ट वन। सही है सर, थैंक यू। ओके मेरे ख्याल में अब किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग। नेक्स्ट सेशन आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिसके अंदर वो जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं होपफुली वो उसमें आए जाएंगे। लेकिन वो सेशन डिपेंड होगा कि स्पेसिफिकली सबके लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एवरीवन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बोले। हेलो, कोई है अभी? यस सर। जी जी सर मेरा एक ना समझ नहीं आई, तो वो मुझे आप समझा सकते हैं? वीडियो लेक्चर्स आप दोबारा देख लें, आपको समझ आ जाएगी। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है ब्रदर। टाइपस्क्रिप्ट की जो बुक्स हैं वो रेकमेंडेड है, मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है सारी की सारी। जो बिगिनर्स के लिए जो बुक है टाइपस्क्रिप्ट की, वो आप काइंडली वो विजिट कर लें। और क्या ये HTML और CSS के लिंक्स भी शेयर्ड हैं कोर्सेज के? हाँ सब शेयर है, मैं दोबारा फिर शेयर कर दूँ। ये कौन थे? मोहम्मद फहद, आप प्लीज वहां से देख लें, एंड ज़ीशान अली भी थे सर।